Okay, so previously we talked about different type of circulation जिसके अंदर हमने systemic, pulmonary, coronary, hepatic and renal circulation पे बात की थी. Now let's talk about some other topics जो कि इस chapter के last के topics हैं. एक ही वीडियो के अंदर इंशाल्लाह कोशिश करेंगे इसे complete करें. Okay, so rate of blood flow. Rate का मतलब होता है speed. ठीक है, तो different हमारे पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर हमें पता है डिफरेंट एरियाज हैं. आर्टरी, लार्ज आर्टरीज हैं, फिर स्मॉलर आर्टरीज हैं, आर्टेरियोल्स हैं, देन कैपिलरीज हैं, उसके बाद वेन्यूल्स हैं, फिर स्मॉल वेन्स हैं, फिर लार्ज वेन्स हैं. तो ये डिफरेंट ऐसे समझ लें रोड्स हैं. ठीक है, तो इन रोड्स की जो चौड़ाई होती है वो डिफरेंट होती है. कुछ की बहुत ज़्यादा चौड़ाई जो है वो ज़्यादा होती है, कुछ की कम होती है. तो जो स्पीड होती है ब्लड के फ्लो की वो डिफरेंट ब्लड वेसल्स के अंदर डिफरेंट होती है. सारी पूरे के पूरे सर्कुलेशन के अंदर सेम स्पीड से ब्लड जो है वो फ्लो नहीं करता, और उसका जो डिटरमिनिंग फैक्टर होता है वो यही होता है कि कितना एरिया है. एरिया कितना है, जितना ज़्यादा एरिया होगा उतना ज़्यादा स्पीड जो है वो स्लो होगी. तो ब्लड जो है वो फास्ट मूव करता है लार्ज आर्टरीज के अंदर, और उससे स्लो जो है ना कैपिलरी नेटवर्क के अंदर स्लो मूव करता है. अब वही कहेगा कि आर्टरी जो है वो तो बहुत बड़ी होती है. ठीक है, लार्ज आर्टरीज जो है उनका एरिया जो है वो बड़ा होता है, उनका डायमीटर बड़ा होता है, और जो कैपिलरीज उनका डायमीटर छोटा होता है. लेकिन हम जब कैपिलरी की बात करते हैं तो हम पूरे के पूरे इस कैपिलरी बेड की बात कर रहे हैं. ठीक है, हम इस पूरे एरिया को कंसिडर कर रहे हैं. ये पूरा एरिया जो है ये एक्चुअली एक लार्ज आर्टरी से ज्यादा होता है. दैट इज वाई ब्लड जो है वो इसके अंदर स्लो मूव करता है, और उनके अंदर जो है आर्टरीज के अंदर जो है वो कंपैरेटिवली जो है कैपिलरीज के कंपैरेटिवली जो है वो फास्ट मूव करता है. ठीक है, यहाँ पे एक चार्ट बना हुआ है जो कि आपको बताएगा. ये रिलेटिव क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखाया हुआ है. ठीक है, ये आर्टरी है, और ये आर्टेरियोल ये कैपिलरी बेड है, और ये वेनियोल है. तो यहाँ पे टोटल एरिया जो है वो बताया गया पर सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर के टर्म्स के अंदर. एरिया जो है उसकी सेंटीमीटर स्क्वायर उसका यूनिट होता है, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है वो. तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एरिया बहुत कम है. ठीक है, एंड दिस कैपिलरी बेड, चूंकि ये कैपिलरी बेड जो है ये कुल मिला के कंसिडर किया जाता है, तो एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया, और फिर वेन्यूल के अंदर एरिया जो है वो कम हो गया. तो इसका मतलब जितना ज्यादा एरिया होगा उतना स्लो जो है वो ब्लड फ्लो होगा, और जितना कम एरिया होगा उतना फास्टर ब्लड फ्लो होगा. यहाँ पे इन्होंने वेलोसिटी दी हुई है. तो जहां तक आर्टरी थी वहां तक जो है वो एरिया कम था, तो ब्लड फ्लो फास्ट था. ये स्पीड जो है वो सेंटीमीटर पर सेकंड के अंदर है, तो 50 सेंटीमीटर पर सेकंड की स्पीड से ब्लड फ्लो कर रहा था. जहाँ पे कैपिलरी बेड स्टार्ट हो गया तो वहां पे एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, जब एरिया बहुत ज्यादा बढ़ गया तो स्पीड स्लो हो गई. जब स्पीड स्लो हो गई उसके बाद जब वेन्यूल साइड पर आ गए तो एरिया दोबारा से कम हो गया कंपैरेटिव टू दिस. तो एरिया जब कम हो गया तो दोबारा से स्पीड बढ़ गई. लेकिन एक फर्क यह है कि आर्टीरियल साइड के ऊपर जो स्पीड थी वो अराउंड 50 के अंदर थी, और वेन्यूल साइड पे जो स्पीड है वो अराउंड 25 के करीब है. वो इस वजह से होता है कि आर्टरीज जो है उनकी वॉल्स थिकर होती हैं, और उनके अंदर प्रेशर जो है वो ज्यादा होता है, तो वो एक्सपेंडेबल नहीं होती. इस वजह से उनके अंदर प्रेशर भी हाई होता है और उनके अंदर स्पीड भी ज्यादा होती है. दूसरी वजह ये होती है कि हार्ट के पीछे जो है आर्टरीज के पीछे जो हार्ट होता है वो असल में पीछे से पंप कर रहा होता है, तो स्पीड वहां से भी आ रही होती है. तो वेन्स के अंदर ऐसा कोई सिनेरियो नहीं है. वेन्स के अंदर हमारी जो स्केलेटल मसल्स हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन से ब्लड फ्लो होता है, तो वो उसकी स्पीड जो है वो कंपैरेटिव टू आर्टरी जो है वो कम होती है. तो इस पूरे उसका क्रक्स ये है कि जितना ज्यादा एरिया होगा उतना कम जो है वो स्पीड होगी. तो सबसे ज्यादा एरिया हमें जो नजर आता है वो कैपिलरी बेड के अंदर नजर आता है. तो सबसे स्लो जो ब्लड फ्लो करता है, जो रेट ऑफ ब्लड फ्लो है वो सबसे स्लो जो होता है वो कैपिलरी बेड के अंदर होता है. एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था कि पूरे सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर ये वाहिद एरिया है कि जहां पर एक्सचेंज होता है. यहाँ से कोई चीज निकल कर नहीं जा सकती, ना यहाँ से कोई चीज निकल के जा सकती है. यही वो एरिया है कि जहां पर एक्सचेंज होता है. फ्लूइड जो है वो ब्लड में से निकल के जाता है, अपने साथ मटेरियल लेके जाता है, ग्लूकोज है, न्यूट्रिएंट्स है, अमीनो एसिड्स हैं, और जो भी मटेरियल सेल के पास है जो कि उसे वेस्ट करना है तो वो निकल के यहीं पर इन्हीं एरियाज के अंदर ब्लड के अंदर शामिल होता है. तो कैपिलरीज के अंदर अगर ब्लड बहुत तेजी से गुजर जाता है तो एक्सचेंज प्रॉपर नहीं हो पाता. तो कैपिलरीज के अंदर स्लो ब्लड गुजरने का फायदा ये है कि प्रॉपर एक्सचेंज जो है वो हमें देखने को मिलता है. तो इस एक इमेज के अंदर इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया. ये एओर्टा का ब्लड प्रेशर है, एओर्टा के अंदर ब्लड फ्लो की स्पीड है, रेट ऑफ ब्लड फ्लो है, और ये एरिया एओर्टा का है. ठीक है, उसके बाद आर्टरीज के लेवल के ऊपर ऑलमोस्ट उतना ही है. ठीक है, देन आर्टेरियोल्स के लेवल के ऊपर जो ब्लड फ्लो है वो कम होना शुरू हो रहा है, क्योंकि साइज जो है क्योंकि आर्टेरियोल्स में डिवाइड हो रहा है, तो सारे आर्टेरियोल्स को हम कंसीडर कर रहे हैं. एंड देन कैपिलरीज के लेवल के ऊपर बिल्कुल ही ब्लड फ्लो की स्पीड जो है वो कम हो जाती है.
बिकॉज उसका एरिया जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। देन लेट्स टॉक अबाउट द ब्लड प्रेशर। प्रेशर जो है हमारे पास प्रेशर की डेफिनेशन ये होती है कि फोर्स पर यूनिट एरिया, किसी भी एक एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है दैट इज नोन एज प्रेशर। तो ब्लड प्रेशर जो है वो भी यही है, ब्लड जो फोर्स एक्सर्ट करता है किस चीज़ के ऊपर एक्सर्ट करेगा, जिस चीज़ के अंदर वो फ्लो हो रहा है यानी ब्लड वेसल्स के अंदर, तो वो फोर्स जो कि ब्लड एक्सर्ट करता है ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर वो कहलाता है ब्लड प्रेशर। ब्लड प्रेशर ही मेन फोर्स होती है जो कि ब्लड को मूव कराती है आगे, चीज़ें जो है वो फ्लो करती हैं हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ। तो प्रेशर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। अगर मेरे पास एक ट्यूब है और मैं चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कोई चीज़ फ्लो करे, तो दो पॉइंट्स के ऊपर एनर्जी का या प्रेशर का डिफरेंस होना चाहिए। तो एक P1 है और P2 है, तो P1 जो है अगर वो ज़्यादा होगा P2 से तो चीज़ें जो है वो P1 से P2 की तरफ मूव करेंगे। तो ब्लड प्रेशर जो है ये असल में वो फोर्स होती है जो ड्राइव करती है ब्लड को इनटू द ब्लड वेसल्स। ठीक है, ब्लड प्रेशर नॉर्मली जो है वो मेजर किया जाता है एक डिवाइस से जिसको आप स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं, ब्लड प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। और नॉर्मली इसे जो है वो ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर मेजर किया जाता है जो कि आपके आर्म के अंदर होती है। ये अगर आर्म है, ठीक है, तो यहाँ पे ब्रेकियल आर्टरी होती है यहाँ पे आप कफ बांधते हैं, ठीक है, यहाँ पे स्थित रखते हैं और इस ब्रेकियल आर्टरी की पल्सेशन को सुनते हैं। तो ब्लड प्रेशर मेजर किया जाता है स्फिग्मोमैनोमीटर से ब्रेकियल आर्टरी के ऊपर रखकर इसे यूजुअली मेजर किया जाता है। और इसे जो स्टेट किया जाता है, इसे जो बताया जाता है वो यूनिट जो नंबर्स होते हैं और इसके साथ यूनिट होते हैं, तो यूनिट जो है वो मिलीमीटर्स ऑफ मर्करी यूनिट होता है। सो दो हमारे ब्लड प्रेशर्स जो है वो यूजुअली मेजर किए जाते हैं। एक होता है सिस्टोलिक जब हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, और एक होता है डायस्टोलिक जब हार्ट जो है वो रिलैक्स कर रहा होता है तो ये सिस्टोलिक और डायस्टोलिक प्रेशर जो है वो इस तरह से मेजर किए जाते हैं कि ऊपर वाला जो ब्लड प्रेशर लिखा जाता है वो सिस्टोलिक होता है जो लार्जर प्रेशर होता है, और नीचे वाला जो प्रेशर होता है वो डायस्टोलिक होता है। एक दो टर्म्स और होती हैं जैसे कि एक हमारे पास होता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक का जो डिफरेंस होता है, जैसे 120 माइनस 80 तो ये आपका 40 आ गया, तो ये पल्स प्रेशर कहलाता है। देन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रेशर होता है जिसको आप कहते हैं मैप, विच इज कॉल्ड मीन आर्टीरियल प्रेशर। मीन आर्टीरियल प्रेशर निकालने के लिए आप डायस्टोलिक लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर ऐड करते हैं 1/3 ऑफ पल्स प्रेशर। तो डायस्टोलिक मेरे पास 80 है और मेरे पास पल्स प्रेशर 40 है। 40 के अगर मैं 3 टुकड़े करूं तो वो तकरीबन 13 बनेगा। तो 80 प्लस 13 जो है ये हो जाएगा 93। तो ये 93 जो है ये मेरा मीन आर्टीरियल प्रेशर है। वाई मीन आर्टीरियल प्रेशर इज इंपॉर्टेंट, क्योंकि मीन आर्टीरियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जिसपे आपके डिफरेंट ऑर्गन्स जो हैं उनको परफ्यूजन पहुंच रही होती है, उनको ब्लड फ्लो मिल रहा होता है। मैंने आपको बताया कि ब्लड प्रेशर जो है आपका वो ड्राइविंग फोर्स है, वो आपके ब्लड को फ्लो करवाता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर लो होने लगे तो ब्लड जो है वो फ्लो अच्छी तरह से नहीं करेगा, और जब ब्लड फ्लो नहीं करेगा तो डिफरेंट ऑर्गन्स जो है उनको ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, उनकी तरफ ब्लड नहीं जाएगा। इसको हम परफ्यूजन कहते हैं। तो परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होगी, परफ्यूजन का मतलब है ऑर्गन्स के अंदर ब्लड का फ्लो होना। जब परफ्यूजन प्रॉपर नहीं होगी तो उस ऑर्गन को जो भी चीजें चाहिए, चाहे ऑक्सीजन है, चाहे न्यूट्रिएंट्स है, चाहे ग्लूकोज है, वो उसे नहीं मिल सकेगा। दैट इज वाई मुख्तलिफ बीमारियों के अंदर ब्लड प्रेशर जो है वो अगर आपका लो होने लगता है तो उसकी वजह से एक एक करके ऑर्गन, इसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो है वो सेप्सिस एक कंडीशन होती है। सेप्सिस तब होता है जब जो भी ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया है, वो आपके ब्लड के अंदर एंटर हो जाता है और एक बहुत ही तगड़ा रिस्पॉन्स आता है बॉडी का, उसके अंदर वेजोडाइलेशन हो जाती है, ब्लड वेसल्स जो है आपकी वो खुल जाती है। जब ब्लड वेसल्स खुल जाती हैं तो डायमीटर बढ़ जाएगा, जब डायमीटर बढ़ जाएगा तो ब्लड प्रेशर जो है आपका वो डिक्रीज हो जाएगा। तो ब्लड प्रेशर इतना हद तक डिक्रीज हो जाता है कि डिफरेंट ऑर्गन्स तक ब्लड सप्लाई जो है वो प्रॉपर नहीं हो पाती। तो जो चीज़ हम एक्चुअली मेंटेन करने की कोशिश कर रहे होते हैं वो मीन आर्टीरियल प्रेशर होता है। अगर आपने मीन आर्टीरियल प्रेशर मेंटेन कर लिया तो फिर आपके ऑर्गन्स जो है, डिफरेंट ऑर्गन्स, उन्हें ब्लड फ्लो मिलता रहेगा, ब्लड सप्लाई मिलती रहेगी और उनके अंदर डैमेज नहीं होगा। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ब्लड प्रेशर। हायर ब्लड प्रेशर जो है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं, लोअर ब्लड प्रेशर जो है उसे हाइपरटेंशन कहते हैं। ये आगे इसी बुक के अंदर डिस्कस करेंगे। देन देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ बैरोरिसेप्टर्स। बैरोरिसेप्टर्स जो है ये एक टाइप के रिसेप्टर वो होता है जो कि किसी भी तरह के चेंज इन द एनवायरनमेंट को जो है, एनवायरनमेंट के अंदर चेंज को डिटेक्ट करता है और फिर उसे डिटेक्ट करने के बाद आपके नर्वस सिस्टम को जो है वो बताता है। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसेप्टर्स। बॉडी के अंदर बहुत सारे रिसेप्टर्स हैं, अंदर भी और ऊपर स्किन के ऊपर भी। देयर आर टच रिसेप्टर्स जो कि किसी भी तरह के
टच को डिटेक्ट करते हैं, किसी भी तरह के टच के स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं। आप कहीं अपनी बॉडी के ऊपर हाथ रखते हैं तो आपको पता लगता है कि मैंने कहाँ पे हाथ रखा है, बिकॉज देयर आर टच रिसेप्टर्स। लाइट रिसेप्टर्स होते हैं, फोटो रिसेप्टर्स जो कि आपकी आंखों के अंदर होते हैं, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स होते हैं जो कि आपकी नाक के अंदर होते हैं स्मेल को डिटेक्ट करने के लिए। बिल्कुल इसी तरह बॉडी के अंदर भी प्रेशर रिसेप्टर्स होते हैं जो कि डिफरेंट एरियाज के प्रेशर जो है इंटरनली भी डिफरेंट एरियाज के प्रेशर जो है वो बॉडी से डिटेक्ट करके नर्वस सिस्टम को बता रहे होते हैं। तो बैरो का मतलब यही होता है प्रेशर। तो बैरो रिसेप्टर एक तरह के मैकेनो रिसेप्टर्स हैं, यानी मैकेनिकल स्टिमुलस को डिटेक्ट करते हैं, मैकेनिकल चेंज को डिटेक्ट करते हैं। और ये बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ये प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट कर रहे होते हैं, और ये डिटेक्ट करने के बाद आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज देता है। दो तरह के बैरो रिसेप्टर्स हैं, एक है हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स और एक लो प्रेशर वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स है। तो हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स जो है ये ब्लड प्रेशर की मेंटेनेंस के लिए इंपॉर्टेंट है, यानी ये मुसलसल आर्टरीज के अंदर जो है जो ब्लड प्रेशर है उसको मॉनिटर कर रहे हैं। इन केस अगर ब्लड प्रेशर लो होता है तो इनसे मैसेज इनको पता लग जाता है, जैसे ही चेंज आता है ब्लड प्रेशर के अंदर ये डिटेक्ट करते हैं। जब ये डिटेक्ट करते हैं तो ये आपके नर्वस सिस्टम को मैसेज देते हैं, फिर नर्वस सिस्टम जो है उसे रिसीव करने के बाद उसका जवाब तैयार करता है। जब वो जवाब तैयार हो जाता है तो वो देता है ब्लड वेसल्स को। फॉर एग्जांपल अगर आपका ब्लड प्रेशर लो हो रहा था तो दो काम किए जा सकते हैं। एक ये किया जा सकता है कि आपके हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ाई जा सकती है। हार्ट की कॉन्ट्रैक्टिलिटी कैसे बढ़ेगी? कॉन्ट्रैक्टिलिटी का मतलब होता है कितनी फोर्स के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल दिस इज द हार्ट, और पहले जब वो कॉन्ट्रैक्ट करता था तो उसका साइज इतना छोटा होता था, ठीक है। जब इसका साइज छोटा होगा तो इसमें से ब्लड बाहर चला जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी एक कॉन्ट्रैक्टिलिटी है। जब ब्लड प्रेशर लो हुआ तो इसका साइज इतना होना शुरू हो गया, यानी इसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी बढ़ गई। अब ये ज्यादा फोर्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो पहले के मुकाबले में ज्यादा ब्लड जो है वो इसके अंदर से जाएगा, और ज्यादा ब्लड जाएगा तो ज्यादा ब्लड प्रेशर जो है वो जनरेट होगा। दूसरा काम जो किया जाता है जब ब्लड प्रेशर लो होता है तो जो आपकी वेसल्स हैं, ठीक है, उनको कंस्ट्रिक्ट कर दिया जाता है, उनका डायमीटर कम कर दिया जाता है। जब डायमीटर कम होता है तो ब्लड प्रेशर आपका बढ़ जाता है। तो हाई प्रेशर आर्टीरियल बैरो रिसेप्टर्स जो हैं ये ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और जब भी ब्लड प्रेशर के अंदर चेंजेस आते हैं तो ये उस चेंज को निगलेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ये उस चेंज को दोबारा से नॉर्मल पे लाने की कोशिश करता है। लो प्रेशर वॉल्यूम बैरो रिसेप्टर्स है, ठीक है, इनका काम बॉडी के अंदर वॉल्यूम मेंटेन करना है। ये कहाँ मौजूद है? ये वेन्स के अंदर मौजूद है, और ये मौजूद है आपकी एट्रिया की वॉल्स के अंदर। जो हार्ट के चेंबर्स होते हैं एट्रिया, उसकी वॉल्स के अंदर मौजूद है। लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स भी ब्लड का जो प्रेशर है वो डिटेक्ट कर रहे होते हैं, लेकिन असल में जो ब्लड का प्रेशर है ना वो वॉल्यूम डिपेंडेंट भी होता है। मतलब अगर आपकी बॉडी से जो है वो ब्लड जाया होना शुरू हो जाए, कोई अगर किसी का एक्सीडेंट हो गया और ब्लड उसके अंदर से बह रहा है, तो जब ब्लड बह जाएगा तो ब्लड का प्रेशर लो हो जाएगा। तो जब ये चेक करते हैं कि ब्लड का प्रेशर लो हो रहा है तो फिर ये, क्योंकि एक तरीका ब्लड प्रेशर बढ़ाने का ये भी होता है कि आप ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दें, ठीक है। बॉडी के अंदर जब पानी की कमी होगी तो ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, तो एक तरीका ब्लड प्रेशर को दोबारा रिस्टोर करने का ये भी होता है कि आप ब्लड का वॉल्यूम बढ़ा दें। तो लो प्रेशर बैरो रिसेप्टर्स जो होते हैं ये असल में वॉल्यूम को मेंटेन करने में रोल प्ले करते हैं। वॉल्यूम किस तरह से मेंटेन होगा? जब ये डिटेक्ट करेंगे कि ब्लड प्रेशर लो हो रहा है तो ये क्या करेंगे, ये ऐसे रिस्पॉन्सेस जनरेट करेंगे जो बॉडी के वॉल्यूम को दोबारा से बढ़ाने की कोशिश करेगा। उसमें कुछ हार्मोन्स होते हैं, ठीक है। एक तरह का हार्मोन हो गया आपका एल्डोस्टेरॉन। एल्डोस्टेरॉन को रिलीज करवाएंगे। ये एल्डोस्टेरॉन आता है एड्रीनल ग्लैंड से, जो कि किडनी के ऊपर लगा हुआ होता है, और ये जाके सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है नेफ्रॉन में से। तो जब सोडियम ज्यादा रहेगा बॉडी में तो सोडियम अपने साथ साथ वाटर को भी बॉडी के अंदर ही रखता है। तो यूरिन के अंदर सोडियम जो है वो कम हो जाएगा, और यूरिन के अंदर वाटर भी जो है वो कम जाएगा। ज्यादा वाटर जो है वो आपकी बॉडी स्टोर करके रखेगी। दूसरा ये कि एक और हार्मोन होता है जिसको कहते हैं ADH, एंटी डायूरेटिक हार्मोन। तो ये एंटी डायूरेटिक हार्मोन जो होता है इसको भी रिलीज करवाते हैं। ये आता है ब्रेन के नीचे एक ग्लैंड होता है जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्लैंड से ADH आता है, और ADH वाटर की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ाता है। ये वाटर को यूरिन में जाने से रोकता है। तो जब वाटर यूरिन में नहीं जाएगा तो बॉडी में रहेगा, जब बॉडी में रहेगा तो ब्लड प्रेशर आपका इंक्रीज हो जाएगा। तो लो प्रेशर और हाई प्रेशर आर्टेरियल बैरो रिसेप्टर्स इस तरह से वर्क करते हैं। ये जो इस डायग्राम के अंदर नजर आ रहे हैं येलो कलर के डॉट्स, ये असल में बैरो रिसेप्टर्स हैं। ये कहाँ मौजूद होते हैं? आर्टेरियल बैरो रिसेप्टर्स जो हाई प्रेशर वाले बैरो रिसेप्टर्स हैं, ये आर्च ऑफ एओर्टा है, यानी एओर्टा जो वेंट्रिकल से, लेफ्ट वेंट्रिकल से निकलेगा तो उसका पहला पार्ट असेंडिंग एओर्टा होता है, फिर आर्च होती है, और उसके बाद डिसेंडिंग एओर्टा होता है। तो ये आर्च ऑफ एओर्टा के अंदर भी मौजूद होते हैं। और दूसरा
एओर्टा से कुछ ब्रांचेस निकलती हैं जिन्हें कैरोटिड आर्टरीज कहते हैं। तो कैरोटिड आर्टरीज, ये कैरोटिड आर्टरीज हैं दोनों। कैरोटिड आर्टरी आगे जाके डिवाइड हो जाती है एक्सटर्नल कैरोटिड में और इंटरनल कैरोटिड में। ये भी डिवाइड होगी एक्सटर्नल कैरोटिड में, इंटरनल कैरोटिड में। तो ये इंटरनल कैरोटिड या इंटरनल कैरोटिड या जहाँ पे ये बाइफर्केशन होती है, जहाँ पे ये दोनों में डिवाइड हो रही होती है, तो वहां पर भी आर्टीरियल बैरोरिसेप्टर्स जो है वो मौजूद होते हैं। ये वो बैरोरिसेप्टर्स जिनका काम ब्लड प्रेशर को डिटेक्ट करते रहना है और ब्लड प्रेशर को मेंटेन करना होता है। बाकी जो लो प्रेशर बैरोरिसेप्टर्स होते हैं वो एट्रिया के अंदर मौजूद होते हैं और जो वेन्स होती हैं उनके अंदर मौजूद होते हैं। Now let's talk about cardiovascular disorders. कार्डियो का मतलब हार्ट से रिलेटेड, वैस्कुलर का मतलब वेसल से रिलेटेड, तो ये कंबाइन होकर कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर्स कहलाते हैं, डिजीजेस ऑफ हार्ट और डिजीजेस ऑफ ब्लड वेसल्स। तो पहला हमारे पास जो टॉपिक है वो है थ्रोम्बस। थ्रोम्बस असल में कोई डिसऑर्डर नहीं है, थ्रोम्बस की वजह से डिसऑर्डर होता है जिसको आप एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। तो थ्रोम्बस कहते हैं ब्लड क्लॉट को, ठीक है, और वो ब्लड क्लॉट जो है वो जब तक ब्लड वेसल के अंदर लगा हुआ होता है तो थ्रोम्बस कहलाता है, ठीक है, और जब वो वहां से निकल के ट्रैवल करने लगता है फ्रीली तो वो एम्बोलस कहलाता है, ठीक है। थ्रोम्बस बनता क्यों है, तो इसकी इनिशिएशन होती है एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक से। तो पहले एथेरोस्क्लेरोसिस समझाना चाहिए था, खैर। तो होता यह है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स हैं उनके अंदर अक्सर ये मसला होता है कि जो ब्लड वेसल की 3 लेयर्स होती है ना, एक बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है जिसको इंटीमा कहते हैं, फिर एक उसके बाद वाली लेयर होती है जिसको मीडिया कहते हैं, और उसके बाद वाली लेयर होती है जिसको एक्सटर्ना कहते हैं। 3 लेयर्स होती हैं। तो जो एथेरोस्क्लेरोसिस है वो असल में अंदर वाली लेयर का मसला है। जो सबसे अंदर वाली इंटीमा जो है ये उसका मसला है। होता यह है कि इसकी जो अंदर वाली लेयर है वो आहिस्ता आहिस्ता थिक होने लगती है। वो थिक क्यों होने लगती है, वो इस वजह से होती है क्योंकि बहुत सारे मटेरियल्स जो हैं वो इसके अंदर डिपॉजिट हो रहे होते हैं, जिसमें एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है, जिसमें कैल्शियम होता है, जिसमें टूटे फूटे जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे जो है वो मिलकर इसके अंदर डिपॉजिट होने लगते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे डिपॉजिट होने लगते हैं जिसकी वजह से जो ब्लड वेसल का डायमीटर है वो कम होने लगता है। जो ब्लड पहले यहाँ से इस तरह से फ्लो हो रहा था, तो जो ब्लड पहले पूरी इस आर्टरी के थ्रू गुजर रहा था, अब वो इधर से नहीं गुजर पा रहा, इधर से नहीं गुजर पा रहा, यहाँ से सिर्फ यहाँ से गुजर पा रहा है। क्यों? क्योंकि इसकी आर्टरी की जो है वो नैरोइंग हुई है। ये जो स्ट्रक्चर बना है दिस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक, ठीक है। एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक भी कहते हैं इसे, एथेरोमेटस प्लाक भी कहते हैं, एथेरोमा भी कहते हैं। ये एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक का बनना जो है ये एथेरोस्क्लेरोसिस कहलाता है और इसकी वजह से नैरोइंग होती है। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें डिपॉजिट हो सकती हैं, तो इसके अंदर लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन। लाइपोप्रोटीन का मतलब यह है कि लिपिड और प्रोटीन का मिक्सचर। ये मल्टीपल टाइप के होते हैं, लो डेंसिटी होते हैं, इंटरमीडिएट डेंसिटी होते हैं, हाई डेंसिटी होते हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी के। तो लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन जो है ये डिपॉजिट हो जाते हैं। इसके अलावा डिकेइंग मसल सेल्स होते हैं, मसल सेल्स जो टूट रहे होते हैं। इसके अलावा फाइब्रस टिश्यू है, क्लम्प्स ऑफ ब्लड के प्लेटलेट्स जो हैं वो डिपॉजिट हो जाते हैं और कैल्शियम भी डिपॉजिट हो जाता है। और ये कहाँ होता है, ये असल में 2 लेयर्स के दरमियान में होता है। ओके, सो वी वर डिस्कसिंग कि ये जो मटेरियल्स हैं इतने सारे। अच्छा हाँ, मैं बता रहा था कि लाइपोप्रोटीन्स जो हैं ये डिफरेंट डेंसिटी के होते हैं। तो इसमें लो डेंसिटी जो है या वेरी लो डेंसिटी जो है ये अच्छे नहीं होते, ये बुरे बैड लिपिड्स कंसीडर किए जाते हैं, जबकि हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स जो है वो अच्छे कंसीडर किए जाते हैं। तो जितना ज़्यादा हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन होता है इसकी एक रेंज होती है, उससे ज़्यादा अगर है तो इसका मतलब आपकी बॉडी हेल्दी है। लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन या वेरी लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन अगर ज़्यादा है तो वो बुरा है। तो ये डिपॉजिट हो जाते हैं इस लेयर के नीचे जो आपकी इंटीमा है उसके नीचे। अब इंटीमा के नीचे जो है वो मीडिया है। अगर ये इंटीमा है तो इसके नीचे जो है वो मीडिया है। मीडिया जो है वो बनी होती है स्मूथ मसल से। तो कोई भी चीज़ अगर इसके नीचे जाकर डिपॉजिट होना शुरू होगी, यानी इंटीमा और मीडिया के दरमियान में, तो चूंकि वो मीडिया को पुश नहीं कर सकती क्योंकि मीडिया जो है वो बहुत थिक लेयर होती है, तो वो इंटीमा को पुश करती है। तो इंटीमा अंदर की तरफ पुश होने लगती है। इसको अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं, दिस वन, ठीक है, ये इमेज बहुत अच्छी है। इसमें ये जो लाइनिंग है दिस इज इंटीमा, दिस इज द मीडिया एंड दिस इज द एक्सटर्ना। तो इंटीमा के नीचे और मीडिया के ऊपर डिपॉजिट हो रहा है, इंटीमा और मीडिया के दरमियान में। और चूंकि इन मीडिया को पुश नहीं किया जा सकता तो इंटीमा पुश हो रही है, और इंटीमा पुश हो रही है तो जहां से ब्लड फ्लो हो रहा था वहां पे नैरोइंग हो रही है। तो ये जो प्लाक बनता है दिस इज नोन एज एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक या एथेरोमेटस प्लाक कहलाता है। और ये जो है वो नैरोइंग करवा देता है आर्टरीज की, ब्लड वेसल्स की नैरोइंग करवा देता है, जिसकी वजह से होता यह है कि ब्लड फ्लो जिस भी ऑर्गन की तरफ जा रहा होता है वो कम से कम होता जाता है। तो इनिशियली तो सिम्टम्स नहीं आते, बट जब एक हद से ज़्यादा कम हो जाएगा
तो उस ऑर्गन की जो परफ्यूजन है, जो ब्लड फ्लो है उसका, वो इतना ज़्यादा मुतासर हो जाएगा कि उसकी जो डिमांड्स हैं, उसकी जो नीड्स हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी। उसके बाद जो है वो उसके बाद जो है वो सिम्टम्स आना शुरू होते हैं। तो यही अगर हार्ट की तरफ जा रहा होगा तो उसके अंदर हार्ट में पेन होने लगेगा, जो एंजाइना भी कहलाता है। इसके बाद हार्ट अटैक भी हो सकता है। किडनी की तरफ जा रहा होगा तो किडनीज अपना फंक्शन प्रॉपर्ली नहीं कर सकेंगे, किडनी के सेल्स मरने लगेंगे। तो वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एथेरोस्क्लेरोसिस करवाते हैं, यानी किन लोगों के अंदर आपको एथेरोस्क्लेरोसिस का चांसेस जो है वो ज़्यादा मिलेगा? एक है स्मोकिंग, एक है स्मोकिंग जो लोग करते हैं उनमें, दूसरा हाइपरटेंशन। ये दोनों रिलेटेड है आपस में। उसकी वजह यह है कि स्मोकिंग से भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज होता है, और ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से क्या होता है, जो आपकी वेसल की वॉल है वो डैमेज हो रही होती है। सिंपल सी बात है, अगर मैं कोई चीज़ यहाँ से गुजार रहा हूँ, अगर मैं लो स्पीड से गुजारूंगा तो उस वेसल की दीवारों को नुकसान नहीं होगा, लेकिन उसी चीज़ को अगर मैं बहुत तेज़ी से गुजारूँ, हाई स्पीड से गुजारूँ, तो रगड़ पैदा होती है, जिसकी वजह से जो वॉल है वो डैमेज होती है। इसके अलावा मेल जेंडर कुछ बीमारियां जेनेटिक्स की वजह से भी होती हैं। तो बहुत सारी बीमारियां ऐसी जो मेल्स में फीमेल्स के मुकाबले में ज़्यादा हैं, तो ये जेंडर से रिलेटेड होती हैं। देन ओबेसिटी के अंदर आपके लिपिड्स जो हैं वो बढ़ते हैं, तो ये भी एक इशू है। देन फिजिकल इनएक्टिविटी की वजह से अगेन बॉडी के अंदर लिपिड्स की डिपोजिशन जो है वो बढ़ती है। हाई सीरम कोलेस्ट्रॉल, ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होना जो है, ये अगेन डैमेजिंग है, बिकॉज यही जाकर डिपॉजिट होता है। सिवियर डायबिटीज जिसके अंदर शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, तो ना सिर्फ लिपिड्स जो है वो डैमेज करते हैं ब्लड वेसल्स को, बल्कि एक्सेसिव शुगर जो है जब वो ब्लड के अंदर होता है, एक्सेसिव ग्लूकोज जब ब्लड के अंदर होता है, तो वो ब्लड वेसल्स को भी डैमेज करता है और मुख्तलिफ ऑर्गन्स को भी डैमेज करता है। फैमिली हिस्ट्री, जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, अगेन जेनेटिक्स रोल प्ले करती है। जिन लोगों की फैमिली हिस्ट्री आर्टेरियल डिजीज की होती है, यानी जिनके अंदर पहले भी कार्डियोवास्कुलर डिजीजेज रह चुकी होती है, तो उनके अंदर ज़्यादा रिस्क फैक्टर होता है कि उनके अंदर जो है वो ये डैमेज, उनके अंदर एथेरोस्क्लेरोसिस और मल्टीपल प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। एंग्शियस और एग्रेसिव पर्सनालिटी अगेन मे बी रिलेटेड टू द ब्लड प्रेशर, बिकॉज एंग्शियस और एग्रेसिव स्टेट के अंदर जो है वो भी ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो सकते हैं, एंड दैट कैन एक्चुअली कॉज ब्लड वेसल डैमेज। वॉल डैमेज होगा, वॉल डैमेज से चांसेस ऑफ एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक बढ़ जाते हैं। एंड एज के साथ जो है वो बढ़ता जाता है, बिकॉज एज के साथ बॉडी की हैंडल करने की एबिलिटी भी कम होती जाती है, और दूसरा ये कि ब्लड वेसल्स ऑलरेडी डैमेज हो रही होती हैं। तो एथेरोस्क्लेरोसिस जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन के अंदर बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है। ये अगर प्लाक कहीं से रप्चर होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से या यहाँ से कहीं से रप्चर होता है, तो यहाँ पे प्लेटलेट आके जमा होना शुरू हो जाते हैं, एंड देन वो इस तरह का एक थ्रोम्बस बना लेते हैं। प्लाक इतना ज़्यादा डेंजरस नहीं होता जितना ज़्यादा थ्रोम्बस है, बिकॉज थ्रोम्बस जो है वो प्लाक से ज़्यादा ब्लॉकेज जो है वो करवा देता है। तो ये कहलाता है आपका थ्रोम्बस। और थ्रोम्बस जब अगर इसका कोई टुकड़ा जो है वो निकल के फ्रीली ब्लड के अंदर फ्लो करने लगे, तो दिस इज नोन एज एम्बुलस। तो थ्रोम्बस उस जगह को ब्लॉक कर रहा होता है, लेकिन एम्बुलस जो है जब वो वहां से निकल जाता है, तो फिर वो बॉडी के अंदर किसी भी एरिया की किसी भी ब्लड वेसल को जो है वो ब्लॉक कर सकता है। सो दिस इज द थ्रोम्बस, एंड दिस वन, ये जो निकल गया है टुकड़ा इससे, दिस इज नोन एज एम्बुलस। एम्बुलस जो है वो जाके लंग्स के अंदर, लंग्स की जो आर्टरीज होती हैं, पल्मोनरी आर्टरीज, उनको ब्लॉक कर सकता है। इसको पल्मोनरी एम्बोलिज्म कहते हैं। इसके अलावा ब्रेन के अंदर जाके ब्लड वेसल्स जो हैं उनको ब्लॉक कर सकता है, सेरेब्रल ब्लड वेसल्स को, तो इससे स्ट्रोक हो सकता है, और हार्ट के अंदर भी ब्लॉक कर सकता है। तो ये हमारा थ्रोम्बस और एम्बोलस होता है। इसको इनिशिएट करने वाली जो चीज़ है वो एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक होता है। ठीक है, प्लाक तब बनता है जब एंडोथेलियम जो है ब्लड वेसल की डैमेज होती है। अभी तक हमने देखा था जो इंटीमा थी और मीडिया थी, उसके दरमियान में ये मटेरियल डिपॉजिट हो रहा था, जिसकी वजह से इंटीमा जो है वो अंदर की तरफ आ गई थी। ठीक है, इंटीमा अंदर की तरफ आ गई थी, लेकिन जब ये इंटीमा डैमेज हो जाती है ना, तो इंटीमा डैमेज होती है, इंटीमा के डैमेज होने से आपके प्लेटलेट्स जो है वो जाकर चिपकना शुरू हो जाते हैं, वहाँ पे एग्रीगेशन होने लगती है प्लेटलेट्स की, एंड दैट कॉजेस थ्रोम्बस। ठीक है, एम्बुलस जो है ज़्यादा डेंजरस इसलिए होता है क्योंकि हार्ट अटैक, स्ट्रोक या पल्मोनरी एम्बोलिज्म का चांस जो है वो इससे बढ़ जाता है। तो एक बहुत कॉमन सिचुएशन होती है जब सर्जरी के बाद, एक बहुत कॉमन चीज़ हमें देखने को मिलती है, क्योंकि सर्जरी जब ऐसी सर्जरी होती है कि जिसके अंदर पेशेंट जो है वो मोबिलाइज नहीं हो सकता, पेशेंट चल फिर नहीं सकता, मुसलसल लेटा रहता है, या आईसीयू के अंदर है पेशेंट, सिवियर कंडीशन है और मुसलसल लेटा हुआ है, तो उसमें यह होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, जो लोअर लिम्ब की ब्लड वेसल्स होती हैं, पैरों की ब्लड वेसल्स होती हैं, स्पेशली थाई की, उनमें एक तरह की वेसल्स ऊपर की तरफ होती हैं, उन्हें सुपरफिशियल कहते हैं, एक होती है अंदर की तरफ जिन्हें डीप कहते हैं। तो वो डीप वेन्स जो होती है ना, उनके अंदर ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है। जब ब्लड फ्लो स्लो हो जाता है तो वहाँ पे क्लॉट बनने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, तो वहाँ पे थ्रोम्बस बन जाता है। इसको कहते हैं डीवीटी, डीप वेन थ्रोम्बोसिस। और ये डीप वेन थ्रोम्बोसिस जो है यहाँ से कटता है, जब टूटता है तो ये निकल के जाता है और ये जाके पल्मोनरी आर्टरीज को जो है वो ब्लॉक कर देता है। इसको कहते हैं पल्मोनरी एम्बोलिज्म। ये इतना सिवियर भी हो सकता है कि इससे पेशेंट की जो है वो जान जा सकती है।
नाउ लेट्स टॉक अबाउट हार्ट प्रॉब्लम्स। सो हार्ट प्रॉब्लम्स के अंदर हमारे पास एंजाइना है, हार्ट अटैक एंड हार्ट फेलियर है। सो एंजाइना जो है ये तब होता है जब आपका एंजाइना जो है ये आपका चेस्ट पेन है जो कि रिजॉल्व हो जाता है, या तो ऑन इट्स ओन रिजॉल्व हो जाता है खुद ब खुद, या फिर मेडिकेशन लेने से रिजॉल्व हो जाता है। लेकिन एंजाइना के अंदर जो है वो परमानेंट डैमेज नहीं होता। असल में होता यह है कि जब ब्लड वेसल जो है आपकी कौन सी ब्लड वेसल जो कि हार्ट को सप्लाई कर रही है उनको हम कोरोनरी ब्लड वेसल्स कहते हैं। तो कोरोनरी ब्लड वेसल के अंदर अगर एथेरोस्क्लेरोटिक प्लाक है, ठीक है, या फिर थ्रोम्बस फॉर्मेशन हुई हुई है, ठीक है, लेकिन अभी इसने कम्प्लीटली से ब्लॉक नहीं किया हुआ, तो होता यह है कि रेस्टिंग कंडीशन के अंदर जब पेशेंट रेस्ट कर रहा होता है तो उस वक्त तो ये जितना भी ब्लड जा रहा है ये इनफ होता है, ये सफिशिएंट होता है। लेकिन इन केस अगर पेशेंट जो है वो कोई एक्सेसिव काम करने लग जाए या फिर एक्सरसाइज करने लग जाए, जो जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपकी डिमांड बढ़ जाती है, आपका हार्ट रेट बढ़ता है, जैसे जैसे हार्ट रेट बढ़ता है आपके हार्ट की डिमांड ऑक्सीजन के लिए बढ़ जाती है, तो ब्लड फ्लो जो है वो बढ़ाना होता है। अब एक ऐसी वेसल जो कि ऑलरेडी आधी से ज्यादा ब्लॉक हुई हुई है तो वो ब्लड फ्लो बढ़ा नहीं सकती क्योंकि वो उसके अंदर से बहुत ही कम ब्लड जा रहा है। तो इस सिचुएशन में ऐसा होता है कि इनफ ऑक्सीजन नहीं मिल पाती हार्ट के मसल्स को, जिसकी वजह से चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। चेस्ट पेन सेंट्रल होता है, बिल्कुल सेंटर में होता है और लेफ्ट साइड की तरफ रेडिएट करता है, लेफ्ट आर्म में भी आता है, उल्टे हाथ की तरफ आता है, कंधे की तरफ आता है, और जॉ जो है लेफ्ट साइड ऑफ द जॉ जो है उस तरफ भी जाता है। तो ये टिपिकल जो है वो एंजाइना चेस्ट पेन जो है वो होता है, तब होता है जब डिमांड बढ़ जाती है। तो इसका आसान हल यही होता है कि जो भी डिमांड बढ़ी है उसको आप रिड्यूस कर दें, यानी अगर आप कोई एक्सरसाइज कर रहे थे तो उसको छोड़ दें, अगर आप कोई स्ट्रेनिंग वर्क कर रहे थे, कोई वजन उठाया हुआ था या फिर कुछ भी ऐसा था तो उसको छोड़ देते, थोड़ी देर के लिए छोड़ देते तो दोबारा रेस्टिंग कंडीशन के ऊपर आ जाता है, तो इतना ब्लड फ्लो जो है वो इनफ होता है टू प्रोवाइड ऑक्सीजन। या फिर एक तरह की टैबलेट्स आती हैं जो कि आपकी जुबान के नीचे रखने वाली गोलियां होती हैं, एंजिसेड के नाम से आती है। तो असल में वो क्या करती है, वो ब्लड वेसल्स को खोल देती है। पहले ब्लड वेसल इस तरह थी तो वो ब्लड वेसल का डायमीटर जो है वो बढ़ा देगी, तो इवन थ्रोम्बस है भी तब भी पहले के मुकाबले में ज्यादा ब्लड जो है वो चला जाता है, ठीक है। तो वो नाइट्रोग्लिसरीन होती है, वो वेन्स को डायलेट कर देती है, सॉरी आर्टरी कोरोनरी आर्टरीज को जो है वो डायलेट कर देती है, जिसकी वजह से जो हार्ट के उस एरिया को ब्लड सप्लाई जो नहीं मिल रही थी वो मिलने लगती है। सो ये होता है एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस के अंदर जो भी डैमेज होता है वो रिवर्सिबल होता है, वो परमानेंट डैमेज नहीं होता, यानी हार्ट का वो हिस्सा जो है वो मरता नहीं है। लेकिन ये फर्क होता है एंजाइना के अंदर और हार्ट अटैक के अंदर, कि हार्ट अटैक के अंदर इतनी देर तक ब्लड सप्लाई उसकी मुतासर होती है कि वो जो है वो मरने लगता है। तो ये यूजुअली तब होता है जब थ्रोम्बस जो है वो कम्प्लीटली ऑक्लूड कर देता है या बहुत ही हद तक ऑक्लूड कर देता है। तो उसमें ये होता है कि किसी भी एक एरिया को जो है, जिस भी एरिया को हमने पढ़ा था ना कि कोरोनरी आर्टरीज होती हैं, राइट साइड की राइट कोरोनरी आर्टरी होती है, फिर लेफ्ट साइड की लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी होती है, फिर वो फर्दर डिवाइड होती है। तो जिस भी कोरोनरी आर्टरी के अंदर थ्रोम्बस बनेगा वो जिस एरिया को भी सप्लाई कर रही थी हार्ट के उसको ब्लड फ्लो नहीं मिलेगा, और 20 मिनट्स मेरा ख्याल में टाइम है, 20 मिनट से ज़्यादा अगर ब्लड फ्लो नहीं मिलता तो फिर वो एरिया जो है वो वहाँ पे इरिवर्सिबल डैमेज स्टार्ट हो जाता है। तो वो आपका हार्ट अटैक के अंदर होता है। तो वही सिम्टम्स होते हैं, चेस्ट पेन होता है जो कि रेडिएट कर रहा होता है लेफ्ट साइड के ऊपर, इसके अलावा स्वेटिंग होती है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है, सांस लेने में दुश्वारी होती है, नाजिया वॉमिटिंग हो सकती है। और ये अगर खुद ब खुद रिजॉल्व हो जाए विद इन 20 मिनट्स तो, या फिर नाइट्रोग्लिसरीन लेने से रिजॉल्व हो जाए तो वो एंजाइना कहलाता है। लेकिन अगर उसके बावजूद रिजॉल्व ना हो रहा तो वो आपका हार्ट अटैक कहलाता है। अगर हमने पहले ईसीजी पढ़ी थी तो ईसीजी के अंदर मैंने बताया था कि मल्टीपल कंडीशंस के अंदर ईसीजी के अंदर आपको चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो एंजाइना के अंदर जो चेंजेस देखने को मिलते हैं वो आपको एसटी डिप्रेशंस मिलते हैं, ठीक है। ये आपकी, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ, सो दिस इज योर पी वेव, क्यू वेव, आर एस, एस टी सेगमेंट, और ये टी वेव है, ठीक है। तो ये एस टी सेगमेंट इस लेवल के ऊपर है ना, ये एस टी सेगमेंट यहाँ से नीचे आ जाता है, तो ये कहलाता है एस टी डिप्रेशन। और ये जो टी वेव है ये सीधी है, तो ये टी वेव उल्टी होने लगती है, तो ये टी वेव इन्वर्जन है। तो एंजाइना पेक्टोरिस जब आप ईसीजी करवाएंगे तो एंजाइना के अंदर आपको ये देखने को मिल सकता है, इसका मतलब इस्कीमिया हो रहा है, इसका मतलब ब्लड फ्लो प्रॉपर नहीं है। और जब हार्ट अटैक होता है तो डैमेज जब होता है, प्रॉपर डैमेज जब होता है तो आपको उसके अंदर एसटी एलिवेशंस मिलती हैं, ये सेगमेंट जो है ये उठ जाएगा, इस जगह आ जाएगा ये, ठीक है। तो ये एसटी सेगमेंट एलिवेशन जो है ये शो करती है कि हार्ट अटैक हो गया। तो इसके अलावा एक और ब्लड से टेस्ट भी करवाया जाता है जिसको ट्रॉप आई कहते हैं। ये एक एंजाइम होता है जो कि ब्लड वेसल्स, ब्लड के जो हार्ट के सेल्स हैं उनमें मौजूद होता है। तो ट्रॉप आई जो है अगर ये ब्लड के अंदर मिल रहा है इसका मतलब लीक हुआ है, ये तो हार्ट के मसल्स का डैमेज हुआ है जिसकी वजह से ये चीज़ बाहर आ गई है। तो इसके लेवल्स अगर बड़े हुए होते हैं तो ये भी इंडिकेट करता है कि हार्ट अटैक हुआ है।
देन एक कंडीशन है जिसको हम कहते हैं हार्ट फेलियर। तो जिस तरह हम किडनी फेलियर पढ़ते हैं कि किडनी का जो अपना काम है वो अगर ना कर पा रही हो तो किडनी फेलियर कहलाता है, बिल्कुल इस तरह हार्ट का जो मेन काम है वो ब्लड को पंप करना है। जब हार्ट जो है वो ब्लड को पंप नहीं कर पा रहा होता, वीक हो जाता है हार्ट, तो उसे हम हार्ट फेलियर कहते हैं। तो हार्ट फेलियर मल्टीपल रीजंस की वजह से हो सकता है। इट कैन बी ड्यू टू इन्फेक्शन, किसी भी इन्फेक्शन की वजह से हो सकता है, या फिर मुसलसल ब्लड प्रेशर बढ़े रहने की वजह से हो सकता है, या फिर हार्ट अटैक के बाद हार्ट फेलियर हो सकता है। बिकॉज हार्ट अटैक अगर हो गया तो डिपेंड करता है कितना एरिया हार्ट का जो है वो डैमेज हुआ है, तो वो एरिया जो है वो फिर कॉन्ट्रैक्शन के अंदर, वो फिर पंपिंग के अंदर काम नहीं करता, क्योंकि वो एरिया डेड हो गया है, उस एरिया से कॉन्ट्रैक्शन नहीं आ रही होती। तो मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से जो है वो हार्ट पंप जो है वो ब्लड ना कर सके। तो ऐसा भी होता है कि पहले एक साइड हार्ट का फेल होता है, जैसे राइट हार्ट है या फिर लेफ्ट हार्ट है, तो राइट हार्ट पहले फेल होता है फिर लेफ्ट हार्ट होता है, या लेफ्ट हार्ट पहले फेल होता है और राइट हार्ट फेल होता है। तो डिपेंडिंग ऑन द कॉज मल्टीपल रीजंस हो सकते हैं। अब मसला क्या है, हार्ट फेलियर जब होगा तो ऑब्वियसली हार्ट का जो काम है वो ब्लड फ्लो जो है वो देना है, ब्लड सप्लाई देना है सारे के सारे ऑर्गन्स को, ठीक है। तो ये मेजर आपका पंप है। अगर पंप फेलियर हो गया तो फिर इसके अंदर ये होगा कि आपके जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनको ब्लड सप्लाई नहीं मिल सकेगी। तो पेशेंट जो है हार्ट फेलियर का बहुत ही इंपॉर्टेंट जो साइन होता है वो आपका शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, क्योंकि हार्ट की अपनी सप्लाई भी मुतासर हो रही होती है और डिफरेंट ऑर्गन्स जो उनकी सप्लाई भी मुतासर हो रही होती है। तो शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, ठीक है, पेशेंट को सांस लेने में दुश्वारी होती है। हम आमतौर पर पूछते हैं मरीज से कि आप कितना चल लेते हैं। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी अच्छी है, अगर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जिनको थोड़ा सा चलने पे या कुछ सीढ़ियाँ चढ़ने के ऊपर ही जो है ना वो होने लगता है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होने लगती है, सांस लेने में दुश्वारी होने लगती है। तो ये जो है वो वीक हार्ट के साइंस होते हैं, ठीक है। इसकी फर्दर क्लासिफिकेशन होती है, अगर थोड़ा बहुत चलने के ऊपर हो रहा है, ठीक है, सॉरी, अगर ज़्यादा चलने के ऊपर हो रहा है या फिर थोड़ा चलने के ऊपर हो रहा है या बैठे बैठे सांस फूल रही है, तो फिर ये हम डिफाइन करते हैं कि कौन सी कैटेगरी के अंदर ये हार्ट फेलियर आ रहा है। तो इसी तरह से लंग्स के इश्यूज जो हैं, लंग्स के इश्यूज जो हैं वो भी करवा सकते हैं। जैसे मैंने अभी प्रीवियसली बताया था कि अगर एम्बोलस है, एम्बोलस जाके पल्मोनरी आर्टरी के अंदर, एम्बोलस जाके अगर पल्मोनरी आर्टरी के अंदर ब्लॉक कर देगा उसे, तो पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड कौन दे रहा था, पल्मोनरी आर्टरी को ब्लड आ रहा था राइट वेंट्रिकल से। तो राइट वेंट्रिकल के ऊपर बहुत जोर पड़ेगा जिसकी वजह से राइट वेंट्रिकल फेल हो सकता है, ठीक है। तो राइट हार्ट जो है वो फेल हो सकता है। इसी तरह से लेफ्ट हार्ट जो है वो ब्लड प्रेशर की वजह से फेल हो सकता है। मुसलसल ब्लड प्रेशर जब बढ़ा हुआ होता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल जो है वो उस बढ़े हुए ब्लड प्रेशर के अगेंस्ट पंप कर रहा होता है, तो एक पॉइंट आता है कि फिर वो प्रॉपर्ली पंप नहीं कर पाता। तो मल्टीपल कॉजेज हो सकते हैं हार्ट फेलियर के। देन देयर आर मेडिकेशंस जो कि हार्ट फेलियर के, मल्टीपल मेडिकेशंस होती हैं जो कि हार्ट फेलियर के पेशेंट्स को दी जाती हैं। उनमें यही पहली बात तो कॉज पे डिपेंड करेगा कि कॉज क्या है, और दूसरा ये कि हमारी कोशिश ये होती है कि हार्ट का अपना स्ट्रेन कम किया जाए, यानी हार्ट की अपनी डिमांड जो है वो कम की जाए। और दूसरा ये कि अगर ब्लड प्रेशर्स बढ़े हुए तो उन्हें कंट्रोल किया जाए। तो ये हार्ट फेलियर की जो है वो ट्रीटमेंट होती है। ना कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स क्या है, कॉन्जेनाइटल का मतलब ये होता है कि पैदाइश से मौजूद है। तो वो तमाम कंडीशन जो कि बर्थ से जो है वो मौजूद होती हैं या बर्थ पे प्रेजेंट होती हैं वो आपकी कॉन्जेनाइटल हार्ट प्रॉब्लम्स कहलाती हैं। ये वॉल से रिलेटेड भी हो सकती हैं, हार्ट की वॉल से रिलेटेड भी हो सकती है, वाल्व से रिलेटेड भी हो सकती हैं, और ब्लड वेसल से रिलेटेड भी हो सकती हैं। तो देयर आर मल्टीपल प्रॉब्लम्स लाइक ASD हो सकता है, ठीक है। एट्रिया के दरमियान जो एक दीवार होती है, एट्रियल सेप्टम, उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है। VSD हो सकता है, वेंट्रिकल्स के दरमियान जो दीवार होती है उसके अंदर डिफेक्ट हो सकता है, होल हो सकता है, VSD कहलाता है। PDA मैंने बताया था शायद, जो एक कनेक्शन होता है डक्टस आर्टेरियोसिस, बच्चा जब मदर की बॉडी के अंदर होता है, यूट्रस के अंदर होता है, तो उसके लंग्स से ऑक्सीजनेशन नहीं हो रही होती, तो जो पल्मोनरी आर्टरी होती है उससे ब्लड शंट करके चला जाता है एओर्टा के अंदर, तो वो कहलाता है डक्टस आर्टेरियोसिस। तो बर्थ के बाद इसे बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ कंडीशन में ये जो है वो परसिस्ट कर जाता है, तो वो पेटेंट रह जाता है, खुला रह जाता है, जिसकी वजह से ब्लड की मिक्सिंग हो रही होती है और साइनोसिस आपको देखने को मिलता है। तो मल्टीपल प्रॉब्लम्स है जो कि बर्थ के ऊपर प्रेजेंट हो सकती हैं और फिर इन्हें कुछ को सर्जिकली ट्रीट करना पड़ता है। व्हाट इज एंजियोग्राफी? सो एंजियोग्राफी के अंदर ये किया जाता है कि इमेजिंग की जाती है आपकी, जो एंजियो का मतलब जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, एंजियो का वर्ड ब्लड वेसल्स के लिए यूज किया जाता है। तो एंजियोग्राफी के अंदर ब्लड वेसल्स जो है उन्हें देखा जाता है, और ये यूजुअली तब किया जाता है जब आप देखना चाह रहे हैं कि ब्लॉक कहाँ पर है। तो पेशेंट अगर आपके पास चेस्ट पेन के साथ आया है और आपको लग रहा है कि कहीं पर जो है वो प्लाक बना हुआ है, कहीं पे जो है वो थ्रोम्बस है, तो इसका आसान तरीका ये होता है कि आप एक कलर्ड सब्सटेंस डालें जिसको हम डाई कहते हैं,
ठीक है, वो डाई आप डालें और डाई डालने के बाद एक्सरे से इमेजिंग कर लें तो आपको नज़र आ जाएगा कि कहाँ से जो है ये डाई गुजर नहीं पा रही या बहुत ही हल्की गुजर रही है। तो आपको पता लग जाएगा कि कौन सी हार्ट की जो आर्टरी है, कौन सी आर्टरी है, हार्ट की है या लंग्स की है, तो वहाँ से ब्लड जो है आपका नहीं गुजर पा रहा, ब्लॉकेज कहाँ पर है। तो फिर उसकी जो है वो ट्रीटमेंट आप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि अगर सिंगल वेसल है, एक वेसल है, तो उसको आप जो है वो एंजियोप्लास्टी के जरिए खोल सकते हैं। और अगर मल्टीपल वेसल्स हैं तो फिर उसके लिए एक हमारे पास प्रोसीजर होता है जिसको हम कैबिज कहते हैं। तो मैं दिखाता हूँ इसको एंजियोग्राफी कैसी नजर आती है। सो दिस इज द एंजियोग्राम। इसमें करते ये हैं कि यहाँ से एक्सेस बनाते हैं, फेमोरल वेसल जो है हमारी, यहाँ से आप डाई डालते हैं और फिर ये डाई जो है ये पूरी सर्कुलेशन के अंदर घूम रही होती है। अच्छा, अब डिपेंड करता है कि आप कहाँ की करना चाह रहे हैं। अगर आप हार्ट की करेंगे तो वो कोरोनरी एंजियोग्राफी कहलाएगी, कोरोनरी ब्लड वेसल्स को देखने के लिए। अगर आप ब्रेन की करेंगे तो वो सेरेब्रल एंजियोग्राफी कहलाएगी। अगर आप लंग्स की करेंगे तो वो पल्मोनरी एंजियोग्राफी कहलाएगी। सो दिस इज द एंजियोग्राफ रिजल्ट। तो इसके अंदर ये जो जो भी ब्लैकिश एरियाज हैं, ठीक है, ब्लैकिश जो है ये असल में डाई है जो कि डिस्ट्रीब्यूट हो गई है। यहाँ पे ये देखें दिखाया हुआ है कि एक डिफेक्ट है यहाँ पे, ठीक है, जिसकी वजह से ये डाई जो है ये उस तरह से नहीं गुजर पा रही है जिस तरह से बाकी एरिया के अंदर जिस तरह कम्प्लीटली फिल किया हुआ है। तो यहाँ पे कहीं ब्लॉकेज है, तो इस ब्लॉकेज को फिर जो है वो ट्रीट किया जाता है। ठीक है, सो दिस इज बिफोर एंड आफ्टर। तो यहाँ पे मेरा ख्याल में ये ब्लॉकेज आपको नजर आ रही है, ठीक है, तो एक दो जगह पे ब्लॉकेज नजर आ रही है। तो कंप्लीट आफ्टर प्रोसीजर जो है ये इन्होंने दिखाई हुई है, तो इसमें कहीं पर भी आपको नैरोइंग जो है वो नजर नहीं आ रही, तो डाई जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रही है। सो दिस इज एंजियोग्राफी, जिसके अंदर ब्लड वेसल्स के अंदर कहीं पर जहाँ पर भी ब्लॉकेज है उसको देखने के लिए केमिकल का डाई का इस्तेमाल किया जाता है एंड देन एक्सरे किया जाता है। तो उस एक्सरे के अंदर जो है वो आपको ये नजर आ जाती है। सो अब आपने डाई डाल के देख लिया और आपको नजर आ गया कि कहीं पर ब्लॉकेज है, तो अब आप उसकी ट्रीटमेंट की बात करेंगे। तो ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर में पहले एंजियोप्लास्टी है। तो एंजियोप्लास्टी के अंदर क्या होता है, एक कैथेटर के जरिए आप जो है वो उस एरिया तक पहुंचते हैं कि जहाँ पर नैरोइंग हुई हुई है। जैसे कि ये आपकी कोरोनरी आर्टरी है, हार्ट की ब्लड वेसल है ये, और इसके अंदर इन्होंने खोल के दिखाया हुआ है। तो दिस थिंग ये जो है हमारा ये कोरोनरी, ये आपके प्लाक है। तो ये प्लाक जो है इनकी वजह से नैरोइंग हुई हुई है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक लॉन्ग ट्यूब डाली जिसको कैथेटर कहते हैं। कहाँ से डाली, नीचे फेमोरल आर्टरी जो है वहां से एक्सेस बनाते हैं और वहां से आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ जाते हैं। अगर इसमें, अच्छा इसमें नहीं, उसमें दिखाया हुआ था, यहाँ से एक्सेस बनाते हैं और ये कैथेटर जो है ये ऊपर उस वेसल तक जाता है, ठीक है, जिस वेसल के अंदर आप प्रोसीजर करना चाह रहे हैं। तो इसके आगे टिप के ऊपर जो है वो बलून लगा हुआ होता है। जब आप यहाँ पे पहुंचते हैं तो आप फिर इस बलून को इन्फ्लेट कर देते हैं। जब आप बलून को इन्फ्लेट करेंगे तो जो भी नैरोइंग हुई हुई थी ये उसको ओपन कर देगा, ठीक है। तो इस प्रोसीजर को आप एंजियोप्लास्टी कहते हैं। इसी तरह एक होता है हमारे पास स्टेंट एंजियोप्लास्टी। तो स्टेंट एंजियोप्लास्टी, बलून एंजियोप्लास्टी के अंदर बलून से जस्ट ओपन करते हैं, ब्लड फ्लो जो है वो दोबारा से रिस्टोर हो जाता है एंड देन इसे बाहर निकाल लेते हैं। दूसरा स्टेंट एंजियोप्लास्टी के अंदर एक स्टेंट होता है जो कि आप यहीं पर रख देते हैं, इसी वेसल के अंदर जो है वो प्लेस कर देते हैं स्टेंट। तो ये स्टेंट जो है ये इसको दोबारा से प्लाक को डिपॉजिट होने या फिर इसको दोबारा से नैरो होने से जो है वो रोकता है। तो ये आपका एंजियोप्लास्टी के अंदर आता है। ठीक है, ये क्रॉस सेक्शन के अंदर दिखाया है, दिस इज दी आर्टरी और दिस इज दी प्लाक। तो प्लाक की वजह से बहुत नैरोइंग हुई हुई है। ये इनका स्टेंट है जो कि अंदर मौजूद है और इसको जब इन्होंने ओपन किया, जब बलून को इन्फ्लेट किया, तो ये आपका स्टेंट नजर आ रहा है, ठीक है, और ये आर्टरी जो है इसका डायमीटर दोबारा से खुल गया। दूसरा जो प्रोसीजर है वो है आपका कोरोनरी बाईपास। अच्छा, अब होता यह है कि जब सिंगल आर्टरी जो है वो प्रॉब्लमेटिक होती है तो उसमें ये करते हैं कि आप एंजियोप्लास्टी कर देते हैं। एक वेसल बंद है या दो वेसल बंद है तो उसके अंदर आप जो है ना वो एंजियोप्लास्टी कर देते हैं, डिपेंडिंग ऑन द पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। लेकिन अगर मल्टीपल वेसल्स बंद हैं तो फिर आप जो है वो कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो है ना उसका मशवरा देते हैं। तो कोरोनरी आर्टरी बाईपास के अंदर क्या होता है, बजाय इसके कि आप इसको खोलें, आप ये करते हैं कि इसको बाईपास कर देते हैं। जैसे ये आपकी ब्लड वेसल है, ठीक है, और यहाँ पे कहीं पे ब्लॉकेज हुई है, तो बजाय इसके कि इसको खोलें, आप ये करते हैं कि यहाँ से एक नया रास्ता बनाते हैं।
ठीक है, ये नया रास्ता बनाते हैं तो ब्लड फ्लो जो है वो डाइवर्ट हो जाता है, वो बाईपास कर जाता है इस एरिया को। सो दिस इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास। अब इसके लिए आपको ग्राफ्ट चाहिए होता है, मतलब ये जो ब्लड वेसल आपने निकाली है इसको ग्राफ्ट कहते हैं। इसका पूरा नाम कैबेज है, कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। ठीक है, तो ये ग्राफ्ट जो है ये असल में आपको बॉडी के किसी और वेसल को निकालना पड़ता है और किसी दूसरी वेसल का आप एक टुकड़ा लेके जो है वो यहाँ पे उसको बाईपास के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, बाईपास चैनल के तौर पे। ओके, सो दिस इज एन इमेज जो कि बाईपास के बाद के कंडीशन को शो कर रहा है। अच्छा, मैंने बताया था कि चूंकि ग्राफ्ट चाहिए होता है आपको, तो ग्राफ्ट जो है वो मुख्तलिफ एरिया से निकाला जा सकता है। एक हमारी इंटरनल मेमोरी आर्टरी होती है चेस्ट के अंदर, जो कि एओर्टा से ही निकल रही होती है। सो इंटरनल मेमोरी आर्टरी को भी ग्राफ्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। देन पैरों में एक वेन होती है जिसको हम पैरों का मतलब लेग के अंदर जो है वो एक वेन होती है जिसे सेफेनस वेन कहा जाता है। तो सेफेनस वेन को भी ग्राफ्ट के तौर पर इस्तेमाल किया जा सकता है। तो जब इंटरनल मेमोरी आर्टरी को इस्तेमाल करते हैं तो चूंकि वो एओर्टा से निकल रही होती है तो उसको एओर्टा से ही कनेक्टेड रहने देते हैं और जो उसका दूसरा एंड है वो ब्लॉकेज के बाद लगा देते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे लाके यहाँ पर ब्लॉकेज थी तो उसका एक एंड तो वहीं पे कनेक्टेड है जहाँ से उसका ओरिजिन था और उसका दूसरा एंड जो है वो आके आपने ब्लॉकेज के बाद लगा दिया। जब सेफेनस को इस्तेमाल करते हैं तो उसका एक एंड जो है वो एओर्टा से कनेक्ट कर देते हैं और दूसरा एंड जो है वो ब्लॉकेज के बाद जो है वो अटैच कर देते हैं। सो दिस इज हाउ आप इस एरिया को जो है वो बाईपास कर देते हैं। सो दिस इज नोन एज कोरोनरी आर्टरी बाईपास। ठीक है, और ये प्रोसीजर, ये सेफेनस वेन है, ये लेग के अंदर सेफेनस वेन होती है, इसका टुकड़ा निकालते हैं, एक एओर्टा के साथ कनेक्ट करते हैं और दूसरा जो है वो डिस्टल टू द यानी ब्लॉकेज के बाद कनेक्ट कर देते हैं। तो इस एरिया से फिर ब्लड सप्लाई नहीं जाती, फिर यहाँ से बाईपास हो रही होती है। सो ये प्रोसीजर जनरल एनेस्थीसिया के अंदर होता है, मुकम्मल बेहोशी के अंदर ये प्रोसीजर होता है और रिस्की प्रोसीजर्स होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। एंजियोप्लास्टी के बाद और मोस्टली एंजियोप्लास्टी के बाद यानी जो भी स्टेंट आपने लगाया है उसके बाद पेशेंट्स जो है वो ऐसी ड्रग्स के ऊपर होते हैं जिन्हें हम ब्लड थिनर्स कहते हैं, यानी एंटीप्लेटलेट थेरेपी कहलाती है वो, यानी वो ब्लड को जो है वो क्लॉट होने से रोकती है। कैबिज के बाद भी कुछ पेशेंट्स जिनके अंदर चांसेस होता है ब्लॉकेज का, तो उनको भी जो है वो ऐसी ड्रग्स के ऊपर रखा जाता है जिसमें आपकी एस्पिरिन आती है एस्कार्ड के नाम से और लोप्लेट आती है, ठीक है, क्लोपिडोग्रेल के नाम से। तो यूजुअली इन मेडिकेशंस के ऊपर रखा जाता है ताकि दोबारा से ब्लॉकेज ना हो। सो ओपन हार्ट सर्जरी एक जनरल टर्म है। ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर जो चेस्ट बोन होती है जिसको आप स्टर्नम कहते हैं उसको कट किया जाता है एंड देन ओपन किया जाता है एंड डायरेक्ट एक्सेस आपको मिल जाता है। तो कैबेज जो है वो भी इट इज एन एग्जांपल ऑफ एन ओपन हार्ट सर्जरी। जो कोरोनरी आर्टरी बाईपास होता है वो ओपन हार्ट सर्जरी के अंदर आता है। देन देयर आर अदर प्रोसीजर्स जो कि कॉन्जेनाइटल हार्ट डिजीजेस हो सकती हैं, जो कि ASD VSD रिपेयर हो सकता है या फिर कोई वाल्व रिपेयर हो सकता है, एओर्टिक वाल्व है या फिर माइट्रल वाल्व है या ट्राइकस्पिड वाल्व है, वाल्व रिपेयर हो सकता है या वाल्व रिप्लेसमेंट की सर्जरी हो सकती है। तो ये सारी सर्जरीज जो होती हैं इनके अंदर आपको चाहिए होता है एक्सेस टू द हार्ट चाहिए होता है, डायरेक्ट एक्सेस चाहिए होता है। तो इसके लिए आपको हार्ट को ओपन करना पड़ता है, यानी चेस्ट को ओपन करना पड़ता है। सो दिस इज नोन एज ओपन हार्ट सर्जरी। नाउ लेट्स टॉक अ लिटिल बिट अबाउट हाइपरटेंशन। सो ब्लड प्रेशर हमने बात की थी कि फोर्स अपॉन एरिया होता है, कोई भी किसी भी एरिया के ऊपर जो फोर्स लग रही होती है वो जो है आपका प्रेशर कहलाता है। तो ब्लड जो फोर्स लगा रहा होता है ब्लड वेसल की वॉल के ऊपर वो आपका ब्लड प्रेशर कहलाता है। सो ब्लड प्रेशर जब एक नॉर्मल रेंज से किसी भी एज के पेशेंट के अंदर अगर उसकी नॉर्मल लिमिट से ज़्यादा अगर ब्लड प्रेशर हो जाए सो दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंशन। सो नॉर्मली जो आमतौर पे जो रेंज होती है वो 140-90 होती है। सो 135-90 होती है। तो 140 अगर हो जाता है या उससे ऊपर हो जाता है सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, ठीक है, और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90-95 से ऊपर हो जाता है सो दिस इज कंसिडर्ड एज हाइपरटेंसिव। तो दोनों तरह से डिफाइन किया जाता है, आप मीन आर्टीरियल प्रेशर से भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है, और आप जो है वो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर की रेंज से भी डिफाइन कर सकते हैं। तो इन्होंने फॉर अंडर 45 मेंशन किया हुआ है, यानी कोई भी शख्स अगर 45 साल से कम है तो उसके अंदर दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइपरटेंसिव, यानी 135 से ऊपर हो गया, ठीक है, 140 हो गया और 90 से ऊपर हो गया यानी 95 हो गया, सो दिस विल बी कंसिडर्ड एज हाइपरटेंसिव। बट एक शख्स जो थोड़ा सा एज में ज्यादा है इसका प्रॉपर चार्ट होता है, मैं आपको चार्ट दिखाता हूँ इसका। सो दिस इज अ चार्ट जो कि प्रेडिक्ट कर रहा है आपका कि एज वाइज जो है आपका ब्लड प्रेशर किस पॉइंट के ऊपर होना चाहिए। सो दिस इज द नॉर्मल रेंज, ठीक है, मिनिमम ये होना चाहिए, मैक्सिमम ये होना चाहिए। तो अगर हम 40 to 45 ईयर्स की बात कर रहे थे तो 125-83 दिस इज द मीन नॉर्मल प्रेशर,
और मैक्स ये होना चाहिए, इसके ऊपर आप कंसिडर करेंगे हाइपरटेंसिव। तो जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है थोड़ा सा ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल इंक्रीज होना जो है वो नॉर्मल कंसिडर किया जाता है। यानी एक यंग पेशेंट के अंदर और एक एल्डरली पेशेंट के अंदर, दोनों के अंदर सेम ब्लड प्रेशर के ऊपर आप डायग्नोज नहीं करेंगे हाइपरटेंशन। इसी तरह से हाइपरटेंशन को डायग्नोज करने के लिए आपको एटलीस्ट 2 रीडिंग चाहिए होती है, और वो दोनों जो है वो 4 घंटे के डिफरेंस के ऊपर होनी चाहिए। यानी एक बार अगर सिर्फ एक सिंगल रीडिंग ब्लड प्रेशर की अगर बड़ी हुई आई है तो उसके ऊपर आप हाइपरटेंशन किसी को नहीं कहते। आप एटलीस्ट 2 रीडिंग लेते हैं और उनके दरमियान वक्फा होता है और पेशेंट रेस्टिंग कंडीशन के अंदर होना चाहिए। तो हाइपरटेंशन को साइलेंट किलर इसीलिए कहा जाता है बिकॉज ये मुतासिर करता है आपकी उनको ब्लड वेसल्स को। अगर आपका कोई सिंगल ऑर्गन डैमेज हो रहा होता है तो फिर इतना मसला नहीं होता, लेकिन चूंकि ऑर्गन्स को सप्लाई करने वाली जो वो रास्ते हैं वो आपकी ब्लड वेसल्स हैं, तो हाइपरटेंशन ब्लड वेसल्स को डैमेज करता है। क्योंकि मैंने बताया था कि अगर बहुत प्रेशर से ब्लड फ्लो यहाँ से हो रहा होता है तो ब्लड वेसल्स डैमेज होती है, जिसकी वजह से एथेरोस्क्लेरोसिस होता है। एथेरोस्क्लेरोसिस से थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, जिसकी वजह से मुख्तलिफ ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड सप्लाई है वो डिक्रीज हो रही होती है। तो आहिस्ता आहिस्ता ब्लड प्रेशर जो है वो बढ़ता रहता है, आहिस्ता आहिस्ता ब्लड सप्लाई मुतासर होती रहती है, एंड देन सिम्टम्स नहीं आ रहे होते, लेकिन अचानक फिर जो है वो सिम्टम आता है जिसके अंदर स्ट्रोक भी हो सकता है, ठीक है, बहुत एक्सेसिव ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह से हार्ट अटैक भी हो सकता है। हार्ट में न्यू पेन होता है, उसकी वजह यही है कि इतने ज्यादा प्रेशर के अगेंस्ट हार्ट जो है वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है, तो हार्ट जो है वो डैमेज हो रहा होता है मसल से। तो बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कि हाइपरटेंशन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो जेनेटिक हो सकता है, आपकी फैमिली हिस्ट्री अगर हाइपरटेंशन की है तो बहुत ज्यादा रिस्क है कि आपके अंदर हाइपरटेंशन होगी। हायर इनटेक ऑफ सॉल्ट्स है, एक्सेसिव सॉल्ट जब होते हैं, सोडियम जो बॉडी के अंदर एक्सेसिव होता है तो वॉल्यूम ज्यादा होता है। सोडियम जो है वो वाटर को अपने साथ रखता है, तो सोडियम ज्यादा होगा तो वाटर ज्यादा होगा, वाटर ज्यादा होगा तो ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा, ब्लड वॉल्यूम ज्यादा होगा तो ब्लड प्रेशर ज्यादा होगा। स्मोकिंग, अगेन स्मोकिंग के अंदर निकोटीन होता है, केमिकल्स होते हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। ओबेसिटी, ओबेसिटी के अंदर वेसल्स डैमेज हो रही होती है, वेसल्स नैरो हो रही होती हैं, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। एंड किडनी के डिसऑर्डर्स, कुछ किडनी के डिसऑर्डर्स होते हैं, किडनी जो है वो हमारी ब्लड वॉल्यूम और ब्लड प्रेशर रेगुलेशन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो किडनी के डिसऑर्डर्स भी और एड्रेनल ग्लैंड के डिसऑर्डर्स भी। एड्रेनल ग्लैंड जो है उससे ये किडनी के ऊपर एक ग्लैंड होता है, इसको मैं याद बनाता हूँ। सो दिस इज द किडनी, ठीक है, और इसके ऊपर ये एक एड्रेनल ग्लैंड होता है। इसका एक आउटर रीजन होता है, एक इसका आउटर रीजन होता है जिसको कॉर्टेक्स कहते हैं, एक इसका इनर रीजन होता है जिसको मेडुला कहते हैं। सो मेडुला जो है उससे आपके निकलता है एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ये 2 हार्मोन्स निकलते हैं इसमें से। सो मेडुला का एक इशू होता है जिसको फियोक्रोमोसाइटोमा कहते हैं। फियोक्रोमोसाइटोमा एक कंडीशन होती है जहाँ पे इसमें ट्यूमर हो जाता है, एबनॉर्मल ग्रोथ हो जाती है, तो इससे बहुत सारे हार्मोन्स निकल रहे होते हैं जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ रहता है। देन कॉर्टेक्स से निकलता है एक हार्मोन जिसको एल्डोस्टेरॉन कहता है। तो एल्डोस्टेरॉन मैंने पहले भी बताया कि ये सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन कराता है, तो अगर एल्डोस्टेरॉन ज्यादा रिलीज हो रहा होगा तो ज्यादा सोडियम रीअब्जॉर्ब हो रहा होगा, जिसके साथ ज्यादा वाटर भी रिटेन हो रहा होगा, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा। तो किडनी के डिसऑर्डर्स भी और किडनी के डिसऑर्डर्स भी और जो एड्रीनल ग्लैंड है उसके डिसऑर्डर्स भी जो है वो हाइपरटेंशन करवा सकते हैं। हाइपरटेंशन अगेन लो ब्लड प्रेशर को कहेंगे, ठीक है, इस नॉर्मल मिनिमम रेंज से जो है एज के अकॉर्डिंग मिनिमम रेंज जो है उससे कम अगर ब्लड प्रेशर हो जाए तो वो हाइपरटेंशन कहलाता है। तो हाइपरटेंशन जो है उसके अंदर सिम्टम्स के अंदर क्या होता है, वीकनेस सी फील होती है। सिर्फ 90-60 नहीं है, हर एज वाइज जो है वो डिफरेंट होगा। लो ब्लड प्रेशर के अंदर फटीग, थकावट सी महसूस होती है, डिजीनेस, चक्कर आते हैं, नॉजिया होता है, लाइट हेडेडनेस होती है। तो हाइपोटेंशन इतनी ज्यादा डेंजरस नहीं है, बट हाँ परसिस्टेंट हाइपोटेंशन अगर है, किसी के अंदर मुसलसल अगर बहुत ज्यादा लो ब्लड प्रेशर है और उसका मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो मेंटेन नहीं हो पा रहा, तो मैंने बताया था मीन आर्टीरियल प्रेशर वो है जिसके ऊपर आपके ब्लड फ्लो जो है वो डिफरेंट ऑर्गन्स को जा रहा होता है। अगर मीन आर्टीरियल प्रेशर जो है वो बहुत ही कम रह रहा है और बहुत लंबे वक्त तक रह रहा है तो दैट कैन बी डेंजरस फॉर दी ऑर्गन्स। लेकिन अगर सिंगल 1-2 एपिसोड हुए हैं हाइपरटेंशन के तो उसका इतना इशू नहीं है। यूजुअली फीमेल्स के अंदर जो है वो ब्लड प्रेशर मेल्स के मुकाबले में लोअर लिमिट पे ही रहता है, कम ही रहता है, ठीक है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस क्या हो सकती हैं, कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स, आप मेडिकेशन से पहले जो है वो बिफोर स्टार्टिंग मेडिकेशन आप बहुत सारी चेंजेस अपनी लाइफ के अंदर ला सकते हैं जिससे डिजीजेस जो है उनको प्रिवेंट किया जा सकता है। सबसे पहले हेल्दी डाइट है, ऐसी डाइट के जिसके अंदर लो सॉल्ट हो, लो फैट्स हो, कोलेस्ट्रॉल कम हो, तो वो प्रोटेक्ट करता है। बिकॉज की कहानी स्टार्ट होती है एथेरोस्क्लेरोसिस से, एथेरोस्क्लेरोसिस से जो है वो थ्रोम्बस फॉर्मेशन होती है, थ्रोम्बस फॉर्मेशन से फिर ब्लड फ्लो जो है वो नैरो होता जाता है, ब्लड सप्लाई कम होती जाती है, एंड देन यू कैन हैव कार्डियक डिजीजेस, यू कैन हैव ब्रेन इश्यूज, ठीक है, यू कैन हैव पल्मोनरी इश्यूज। तो मल्टीपल इश्यूज जो हैं वो स्टार्ट हो रहे हैं इन चीज़ों से।
एथेरोस्क्लेरोसिस है, और एथेरोस्क्लेरोसिस को जो है वो स्टार्ट करवाने वाले एक्सेसिव फैट से एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल है। दूसरा, एट स्टे एट हेल्दी वेट, देयर इज अ कॉन्सेप्ट इज कॉल्ड BMI, ठीक है, बॉडी मास इंडेक्स। तो हर एज और हाइट वेट और हाइट से हम जो है वो निकालते हैं बॉडी मास इंडेक्स। इसका प्रॉपर चार्ट होता है। आपकी बॉडी मास इंडेक्स जो है अगर वो नॉर्मल रेंज के अंदर है तो दिस इज गुड, लोअर साइड पे है तो यू नीड टू ईट अ लॉट, ठीक है, और अगर हायर साइड के ऊपर है तो फिर आपको थोड़ा सा एहतियात करनी होती है। तो हेल्दी वेट होना चाहिए, उसके लिए आप जो है वो एक्सरसाइजेस कर सकते हैं, ठीक है, एंड सेडेंटरी लाइफ स्टाइल ना हो, ऐसी जॉब या ऐसा काम ना हो कि जिसके अंदर मुसलसल बैठे रहना होता हो, तो यू कैन हैव हेल्दी वेट, जिसकी वजह से कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर्स जो है रिड्यूस हो सकते हैं। स्मोकिंग ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, ब्लड प्रेशर बढ़ता है तो ब्लड वेसल्स डैमेज होती हैं, उसकी वजह से अगेन एथेरोस्क्लेरोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो स्मोकिंग या ऐसे कोई भी ड्रग्स या केमिकल्स हैं जो कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा सकते हैं, तो दे कैन बी हार्मफुल। देन कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड अंडर कंट्रोल रखें, ना सिर्फ ट्राइग्लिसराइड्स एंड कोलेस्ट्रॉल बल्कि शुगर लेवल भी। तो जो लोग अनकंट्रोल डायबिटीज के होते हैं, डायबिटीज के पेशेंट्स होते हैं बट कंट्रोल नहीं हो पा रही होती, या फिर वो प्रॉपर मेडिकेशंस नहीं लेते, तो उनके अंदर भी रिस्क ऑफ कार्डियोवास्कुलर डिसऑर्डर जो है वो बढ़ जाता है। तो जब भी आपकी ब्लड वेसल्स डैमेज होंगी, चूंकि हाइपरटेंशन या फिर आपकी एथेरोस्क्लेरोसिस ये चूंकि सिस्टेमिक मसला होता है, सारी की सारी ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही होती हैं, तो इसमें चांसेस ये होता है कि आपके मल्टीपल ऑर्गन जो है वो एक साथ डैमेज हो रहे होते हैं रादर देन कि कोई एक ऑर्गन हो। लिम्फेटिक सिस्टम की अगर हम बात करें तो जिस तरह आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, बिल्कुल उसी तरह एक आपका लिम्फेटिक सिस्टम होता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर हमारे पास वेसल्स होती हैं, ब्लाइंड वेसल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये किसी एक जगह से स्टार्ट हो रही होती है। फॉर एग्जांपल ये आपका टिश्यू है जो कि सेल से मिलकर बना हुआ है और सेल्स के दरमियान स्पेसेस है, ठीक है, तो यहाँ से आपकी ये ब्लाइंड वेसल स्टार्ट हो रही है, फिंगर की तरह यहाँ से बंद है क्योंकि चीजें सिर्फ यहाँ से एंटर होंगी और फिर एक ही डायरेक्शन में मूव करेंगी। तो ये ब्लाइंड वेसल्स होती हैं जिन्हें लिम्फेटिक कहा जाता है और ये फ्लूइड को ड्रेन करती है। होता यह है कि जब आपका सर्कुलेटरी सिस्टम से ये आर्टरी है, ठीक है, ये यहाँ पे कैपिलरीज है और ये वेन है, ठीक है, तो ब्लड जब यहाँ से आता है तो कैपिलरीज वो एरियाज है जहाँ पे एक्सचेंज होता है, तो यहाँ से फ्लूइड निकल के चला जाता है। फ्लूइड निकल के कहाँ जाता है, यहाँ पे सेल्स पड़े हुए हैं और सेल्स के दरमियान में स्पेसेस होती है जिनको इंटरस्टिशियल स्पेसेस कहते हैं, और उसमें जो फ्लूइड होता है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहलाता है। तो चीजें निकल के इस इंटरस्टिशियल फ्लूइड के अंदर शामिल हो जाते हैं और फिर ये फ्लूइड जो है ये जहाँ जब वेन वाला जो एंड होता है यहाँ पे ये फ्लूइड वापस आ जाता है, लेकिन पूरा का पूरा नहीं आ पाता। तकरीबन 80 to 85% फ्लूइड जो है जो यहाँ से निकलता है वो वापस आ जाता है, लेकिन वो 15% जो रह जाता है उसको वापस सर्कुलेटरी सिस्टम में लाना जरूरी होता है, बिकॉज हमारी बॉडी के अंदर जो फ्लूइड है उसकी ना डिस्ट्रीब्यूशन होती है। एक फ्लूइड हमारे पास वो है जो कि सेल्स के अंदर है, वो कहलाता है इंट्रासेलुलर, और दूसरा फ्लूइड वो है जो कि हमारे पास सेल के बाहर है, वो कहलाता है एक्स्ट्रासेलुलर। एक्स्ट्रासेलुलर के अंदर फिर फर्दर डिवीजन होती है। एक हमारे पास वो है जो ब्लड वेसल्स के अंदर है, ये कहलाता है इंट्रावैस्कुलर, वेसल का मतलब वैस्कुलर का मतलब वेसल, ब्लड वेसल, और एक है हमारे पास जो कि आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक है, जो कि सेल्स के अराउंड है। इसमें जो डिफरेंट ऑर्गन्स की सप्लाई के लिए इंपॉर्टेंट होता है वो इंट्रावैस्कुलर है। अगर आपकी बॉडी के अंदर फ्लूइड कम ना हो, ठीक है, फॉर एग्जांपल नॉर्मली हमारी बॉडी के अंदर 42 लीटर्स फ्लूइड होता है। एक अगर 70 साल का शख्स है तो उसके अंदर 60% के करीब जो है वो टोटल बॉडी वेट का जो है वो वाटर होता है, तो वो तकरीबन 42 लीटर्स बनेगा। तो 42 लीटर्स में से 2/3 जो है वो आपका इंट्रासेलुलर होता है, सेल्स के अंदर होता है। 2/3 का मतलब तकरीबन 14 एंड 28 लीटर्स जो है वो आपका सेल्स के अंदर होगा, जबकि बाकी का जो है 14 वो बाहर होगा। तो इसमें से भी जहाँ तक मुझे याद आ रहा है 1/4 जो है वो आपका इंटरस्टिशियल होता है और 3/4 शायद इंट्रावैस्कुलर। खैर, तो अगर आपका 42 लीटर का लीटर बॉडी के अंदर ही है लेकिन सिर्फ शिफ्ट हो गया, यानी इंट्रावैस्कुलर से निकल के इंटरस्टिशियम के अंदर चला गया या इंट्रावैस्कुलर से निकल के सेल के अंदर चला गया, बॉडी से कोई पानी जाया नहीं हुआ लेकिन एक कंपार्टमेंट से निकल के दूसरे कंपार्टमेंट के अंदर चला गया, तो दैट कैन बी वेरी हार्मफुल, क्योंकि ये वो वॉल्यूम है जो कि आपके डिफरेंट ऑर्गन्स को ब्लड फ्लो पहुंचाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो हमें इंट्रावैस्कुलर वॉल्यूम कम नहीं होने देना। तो हो क्या रहा है यहाँ पे कि जब ब्लड जो है वो किसी टिश्यू तक पहुंचता है तो कैपिलरीज में से फ्लूइड निकल के जाता है। अब अगर इस फ्लूइड को वापस ना लाया जाए तो ऑल्दो आपकी बॉडी से फ्लूइड जाया नहीं हुआ, बॉडी से फ्लूइड कहीं बाहर नहीं गया, लेकिन इस कंपार्टमेंट से, इंट्रावैस्कुलर कंपार्टमेंट से अगर मुसलसल फ्लूइड बाहर जाता रहेगा
तो आपका ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा। जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता जाएगा तो ब्लड का प्रेशर कम होता जाएगा और डिफरेंट ऑर्गन्स की तरफ जो ब्लड फ्लो है वो मुतासिर होता जाएगा। दैट इज व्हाई लिम्फेटिक सिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है इस फ्लूइड को वापस लाने में। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर एक तो ये ब्लाइंड ट्यूब्स होती हैं जिन्हें आप लिम्फेटिक्स कहते हैं, जो कि पूरी की पूरी बॉडी के ऊपर फैली हुई होती हैं। देन कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, कुछ छोटे छोटे से स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम लिम्फ नोड्स कहते हैं। इन लिम्फ नोड से ये ब्लड फ्लो गुजरता है और ये लिम्फ नोड जो है ये समझे चेक पॉइंट्स का काम करते हैं बैक्टीरिया को और जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं उनको बॉडी के अंदर स्प्रेड होने से रोकते हैं। देन देयर आर अदर ऑर्गन्स जो कि इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर आते हैं, जो कि इम्यूनिटी के अंदर हेल्प करते हैं। एक आपका थाइमस है और दूसरा स्प्लीन। तो ये दोनों जो है ये सर्कुलेटरी लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर तो नहीं आते लेकिन इसके साथ एसोसिएटेड है, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स मौजूद होते हैं। ठीक है, अच्छा इंट्रासेल्युलर फ्लूइड, इंट्रासेल्युलर नहीं है असल में, इंटरस्टिशियल फ्लूइड की बात कर रहे हैं, कंपोजिशन एंड फॉर्मेशन ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड। तो जितने भी बॉडी टिश्यूज हैं वो असल में नहा रहे होते हैं एक तरह के फ्लूइड के अंदर, और वो फ्लूइड जो है वो आपका टिश्यू फ्लूइड कहलाता है। इंटरसेल्युलर, सही है, इंटरसेल्युलर सही टर्म है, ठीक है। इंट्रासेल्युलर अगर होता तो वो सेल के अंदर होता, इंटरसेल्युलर का मतलब सेल के दरमियान में, इसी को आप इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी कहते हैं, इंटरस्टिशियल, ठीक है। तो सेल्स के दरमियान में जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल फ्लूइड या इंटरसेल्युलर फ्लूइड जो है वो कहलाता है। और ये बनता किससे है? ये बनता उसी फ्लूइड से है जो कि आपका ब्लड में से निकल के आया है। तो टिश्यूज जो है वो नहा रहे होते हैं इस फ्लूइड के अंदर, और असल में जो एक्सचेंज होता है वो टिश्यू और इन सेल्स के दरमियान में होता है, टिश्यू और इस फ्लूइड के दरमियान में होता है। यानी इस सेल के अंदर से कोई भी चीज निकल के इस फ्लूइड के अंदर आती है और फिर इस फ्लूइड से निकल के ब्लड के अंदर जाती है, और ब्लड से कोई चीज निकल के इस फ्लूइड के अंदर आती है पहले, और फिर इस फ्लूइड से जो है वो सेल के अंदर जाती है। ठीक है, जो भी कैपिलरी वॉल्स हैं वो चीजों के लिए परमिएबल है, लेकिन उनसे दो चीजें निकल के नहीं आती। एक है आरबीसीज या जो भी ब्लड के सेल्स हैं, और दूसरा है ब्लड की प्रोटीन्स। तो ये दो चीजें जो है वो कभी भी ब्लड से निकल के नहीं आती, ये हमेशा ब्लड के अंदर रहती है, क्योंकि जो कैपिलरीज के सेल्स हैं उनके दरमियान स्पेस बहुत नैरो होती है, तो उनसे बड़े कंपोनेंट्स जो हैं, लार्जर कंपोनेंट्स जो हैं, ब्लड सेल्स और ब्लड प्रोटीन्स निकल के नहीं आते। तो इस लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो फ्लूइड सर्कुलेट करता है उसको हम लिम्फ का नाम देते हैं। लिम्फ जो है वो एक कलरलेस बॉडी फ्लूइड है। इसके अंदर लिम्फोसाइट, एक तो फ्लूइड होता है इसके अंदर, उसके अलावा इसके अंदर लिम्फोसाइट्स होते हैं जो कि आपके इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं, स्मॉल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है, और इसके अलावा फैट्स इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो वो तमाम चीजें जो कि डायरेक्टली सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल सेल से कोई चीज जो है वो आना चाह रही है ब्लड के अंदर, लेकिन कैपिलरीज जो हैं उनके सेल्स के दरमियान जो है वो स्पेसेस बहुत नैरो हैं, तो वो डायरेक्टली अगर नहीं आ सकती तो वो भी लिम्फ के थ्रू जो है वो सर्कुलेशन में शामिल हो जाती है। उसकी वजह ये है कि लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर जो भी वेसल्स होती हैं, बारीक बारीक सी वेसल्स होती हैं, वो फिर आगे जाके लार्जर वेसल्स बनाती हैं, फिर उनसे लार्जर बनती हैं, और इन दी एंड जाकर ये आपकी सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर एंटर होता है। तो दो हमारे पास ब्लड वेसल, दो हमारे पास बड़ी वेसल्स होती हैं, दो डक्ट्स होती हैं, एक को हम कहते हैं थोरैसिक ट्रंक, ठीक है, और हमारे पास दूसरा है हमारे पास राइट लिम्फेटिक डक्ट। तो नेक के अंदर ये सारा का सारा लिम्फ जो कि बॉडी से कलेक्ट हो रहा होता है वो सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाता है। राइट साइड के ऊपर हमारे पास लिम्फेटिक ट्रंक कहलाता है, ठीक है, और लेफ्ट साइड के ऊपर थोरैसिक डक्ट या थोरैसिक ट्रंक कहलाती है। तो ये दोनों जो है ये एंटर हो रहे होते हैं सर्कुलेशन के अंदर, और ये बाकी जो भी लिम्फ है पूरी बॉडी से कलेक्ट करके उसको सप्लाई कर देते हैं, उसको रिटर्न कर देते हैं सर्कुलेशन के अंदर। तो हमने बात की थी कि कैपिलरी से जो फ्लूइड निकलता है वो इंटरसेलुलर स्पेसेस में जाता है, 85% ऑफ द फ्लूइड जो है वो वापस आ जाता है, जबकि 15% जो है वो फिर इस लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ड्रेन किया जाता है। इसके साथ साथ वाइट ब्लड सेल्स, सेल का जो डेब्री होता है, जो बचा कुचा मटेरियल होता है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो भी ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, सर्कुलेशन के अंदर ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमारे पास एक खास तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें लिम्फ नोड कहा जाता है। ये लिम्फ नोड जो है ये इन तमाम चीज़ों को जो है वो क्लियर करते हैं। तो ये एक लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर है। ये लिम्फ नोड में आने का रास्ता है, यानी जो लिम्फ है वो फ्लो करता है यहाँ से, इनको आप एफरेंट लिम्फेटिक वेसल कहते हैं। एफरेंट लिम्फेटिक वेसल से ये एंटर होता है और निकलता जो है ये इन वेसल्स के थ्रू है, जिनको आप इफरेंट लिम्फेटिक वेसल्स कहते हैं। और दरमियान में हमारे पास इम्यून सिस्टम के सेल्स मौजूद होते हैं जो कि यहाँ से आने वाले फ्लूइड को चेक करते हैं, और इसमें जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, उनको क्लियर आउट करते हैं। जो भी ऐसा मटीरियल होता है जो कि फॉरेन मटीरियल होता है या फिर एबनॉर्मल टिश्यूज होते हैं, एबनॉर्मल सेल्स होते हैं, उनको यहाँ से क्लियर आउट किया जाता है। यही वजह है कि डिफरेंट कंडीशंस के अंदर
लिम्फ नोड का साइज जो है वो बढ़ जाता है। जब लिम्फ नोड का साइज बढ़ जाता है इसका मतलब ये है कि कोई ऐसी चीज एंटर हो गई है लिम्फ नोड के अंदर जिसे नहीं होना चाहिए। तो जब ऐसी चीज एंटर होती है तो यहाँ पे जो इम्यून सिस्टम के सेल्स हैं वो बहुत तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं। जब तेजी से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका साइज जो है वो इंक्रीज हो जाता है। इसको लिम्फेडेनोपैथी कहते हैं। तो लिम्फेडेनोपैथी जो है वो इंडिकेट करती है कि कोई ना कोई इशू है। और हमें कैसे पता लगता है कि इशू कहाँ हो रहा है? उसकी वजह यह है कि जैसे ये लिम्फ नोड्स है, ठीक है, ये लिम्फ नोड्स का गुच्छा है, ये लिम्फ नोड्स का कलेक्शन है, यहाँ पर भी लिम्फ नोड का कनेक्शन है। तो इन लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फ आ रहा है वो यहाँ से आ रहा है। तो अगर यहाँ के लिम्फ नोड जो है वो इनलार्ज हो जाएंगे तो मुझे पता होगा कि यहाँ से कोई इशू हुआ है। सिमिलरली अगर यहाँ के लिम्फ नोड्स इनलार्ज हो रहे हैं तो मुझे पता है यहाँ से कोई इशू आ रहा है। अगर नेक के लिम्फ नोड इनलार्ज हो रहे हैं तो मुझे पता है कि इन लिम्फ नोड्स के अंदर जो लिम्फ आता है वो कहाँ से आता है। तो आपको ये पता होगा जब कि लिम्फ नोड्स के अंदर कहाँ से आ रहा है लिम्फ, तो यू कैन आइडेंटिफाई के कौन से स्ट्रक्चर के अंदर उसके बॉडी के कौन से हिस्से के अंदर जो है वो एबनॉर्मैलिटी हुई है। लिम्फेटिक वेसल्स की बात करें तो जिस तरह ब्लड कैपिलरीज होती हैं, ये कहानी स्टार्ट होती है लिम्फेटिक कैपिलरीज से जो कि ब्लाइंड वेसल्स होती हैं, और लिम्फेटिक कैपिलरीज आगे जाके फिर स्मॉल लिम्फेटिक वेसल्स और फिर लार्जर लिम्फेटिक वेसल्स बनाती हैं। एक फर्क जो होता है वो ये होता है कि नॉर्मल जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं उनके सेल्स के दरमियान में स्पेसेस बहुत नैरो होती हैं, जबकि लिम्फेटिक कैपिलरीज के सेल्स के दरमियान में जो स्पेसेस होती हैं वो थोड़ी सी वाइड होती हैं। दैट इज वाई इसके अंदर प्रोटीन्स जो है वो एंटर हो सकती हैं, प्रोटीन्स या लार्जर मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर हो सकते हैं जो नॉर्मल आपकी ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं होते। जिस तरह हमारी वेन्स जो होती हैं उनके अंदर उनके अंदर वॉल्स होती हैं और उन वॉल्स के अंदर मसल्स मौजूद होते हैं, और उन मसल्स की कॉन्ट्रैक्शन की वजह से जो ब्लड है वो एक डायरेक्शन के अंदर मूव करता है। तो जो हमारी लार्जर लिम्फ वेसल्स होती हैं उनके अंदर भी मस्कुलर वॉल्स होती हैं और इनके अंदर भी जो लिम्फ फ्लो करता है। जिस तरह वेन्स के अंदर मैंने बताया था कि जो सराउंडिंग मसल्स होते हैं, ठीक है, ये आपका मसल है, ठीक है, और इसके अंदर से वेन जा रही है, तो जब ये मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ब्लड पुश होता है एक तरफ, और इसमें वन वे वाल्व लगे हुए होते हैं, ठीक है, जो कि इस तरह है, वन वे वाल्व लगे हुए होते हैं जो कि ब्लड को एक ही डायरेक्शन में मूव करने देते हैं, वापस आने नहीं देते। बिल्कुल इसी तरह लिम्फेटिक वेसल्स जो होते हैं उनके अंदर भी मस्कुलर वॉल्स होती हैं, जो भी नियर बाय मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसके अंदर लिम्फ फ्लो होता है, और इनके अंदर भी वन वे वाल्व लगे हुए होते हैं जो कि इस लिम्फ को वापस जाने से रोकते हैं। तो ये एक ही डायरेक्शन के अंदर मूव करता है, और ये पूरी बॉडी से मूव करते हुए ये नेक के अंदर यहाँ पे लेफ्ट साइड के ऊपर थोरैसिक डक्ट और राइट साइड के ऊपर राइट लिम्फेटिक डक्ट जो है उसके थ्रू ड्रेन हो जाता है वापस से सर्कुलेशन के अंदर। लिम्फ वेसल्स का रोल विलाई के अंदर क्या है? विलाई जो है वो इंटेस्टाइन जो होती है हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर प्रोजेक्शंस होती हैं। विलाई का काम जो है वो एब्जॉर्प्शन होता है, जो भी डाइजेस्टेड मटेरियल होता है उसकी एब्जॉर्प्शन जो है वो इन विलाई के जरिए होती है। तो यहाँ पे लिम्फेटिक, अगर आपने विलाई का स्ट्रक्चर देखा हो तो इंटेस्टाइनल विलाई का, तो उसके अंदर एक लिम्फेटिक वेसल भी होती है। उसकी ज़रूरत क्यों होती है? क्योंकि जो फैट्स होते हैं हमारे वो डायरेक्टली ब्लड कैपिलरीज के अंदर एंटर नहीं होते, तो फैट्स की जो सप्लाई है, फैट्स की जो एब्जॉर्प्शन है वो इन विलाई के जरिए होती है। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंटेस्टाइनल विलाई। ये स्मॉल प्रोजेक्शंस होती हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर, और ये इंटेस्टाइन के सेल्स हैं, एंड देन अंदर जो है वो ब्लड वेसल्स हैं, कैपिलरीज हैं, एंड देन ये सेंटर में जो स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज लिम्फेटिक, जैसे लैक्टील का नाम भी देते हैं। तो ये फैट एब्जॉर्प्शन के अंदर रोल प्ले करती है, क्योंकि फैट के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो प्रोटीन के साथ कंबाइन होते हैं और वो लार्ज मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो वो लार्ज मॉलिक्यूल्स जो है वो एंटर नहीं हो पाते ब्लड वेसल्स के अंदर, कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाते। तो उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए जो इंटेस्टाइन के अंदर लिम्फेटिक्स होते हैं वो रोल प्ले करते हैं। तो इंटेस्टाइन जो है वो रिचली सप्लाइड होती है लिम्फ कैपिलरीज के साथ। जब डाइजेस्ट हो जाते हैं, फैट एब्जॉर्ब हो जाते हैं, तो जो भी इंटेस्टाइनल सेल है वो इंटरस्टिशियम के अंदर, यानी जो फ्लूइड होता है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, उसके अंदर ये रिलीज कर देता है। अब चूंकि ये लार्ज मॉलिक्यूल होते हैं तो ये ब्लड कैपिलरीज में एंटर नहीं हो पाते, क्योंकि मैंने बताया था जो कैपिलरीज होती है उनके दरमियान स्पेसेस, सेल के दरमियान स्पेसेस नैरो होते हैं, तो वो फिर आपकी लिम्फेटिक्स के अंदर शामिल हो जाती हैं, क्योंकि लिम्फेटिक्स जो है उनकी सेल्स के दरमियान स्पेसेस बड़ी होती हैं। जो भी लार्ज लिम्फ वेसल्स हैं वो बीच बीच में इंटरप्ट हो रही होती है, किडनी बीन शेप स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें आप लिम्फ नोड्स का नाम लेते हैं। लिम्फ नोड के थ्रू जो है वो आपका फ्लूइड जो है वो गुजरता है, लिम्फ गुजरता है, और लिम्फ नोड के अंदर सेल्स मौजूद होते हैं, उसमें मैक्रोफेजेस भी मौजूद होते हैं जो कि बैक्टीरिया को खाने वाले सेल्स होते हैं, और दूसरे लिम्फोसाइट्स भी मौजूद होते हैं जिसमें बी सेल और टी सेल आते हैं, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। इनका काम यहाँ पे ये होता है कि ये इसे फिल्टर करते हैं, और कोई भी अगर माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, फॉरेन पार्टिकल है, बैक्टीरिया है, वायरस है या फिर एबनॉर्मल सेल्स है, तो ये उसको आइडेंटिफाई करते हैं और उसके खिलाफ इम्यून सिस्टम को जो है वो
उसके खिलाफ एक इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो जनरेट करता है। तो जब भी लिम्फ नोड जो है वो एनलार्ज होते हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म, कोई ना कोई एबनॉर्मल टिश्यू जो है वो लिम्फ नोड्स के अंदर एंटर हुआ है। स्प्लीन इज ऑल्सो एसोसिएटेड, स्प्लीन जो है वो भी लिम्फेटिक सिस्टम के साथ एसोसिएट की जाती है। एब्डोमिनल कैविटी के अंदर ये ऑर्गन मौजूद होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर, राइट साइड के ऊपर लिवर होता है, लेफ्ट साइड के ऊपर स्टमक के साथ जो है वो स्प्लीन लगी हुई होती है। तो स्प्लीन का काम जो है वो भी फिल्टर करना होता है ब्लड। स्प्लीन को भी जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर भी शामिल किया जाता है, लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर भी शामिल किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी मौजूद होते हैं मैक्रोफेजेस और लिम्फोसाइट। तो ये एक तो फॉरेन पार्टिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम करती है, और दूसरा ये कि जो भी ब्लड सेल्स होते हैं हमारे रेड ब्लड सेल्स की एक एज होती है 120 डेज, यानी तकरीबन 4 मंथ्स। ठीक है, 4 मंथ्स के बाद वो सर्कुलेशन से हटा लिए जाते हैं। तो ये काम भी कहाँ होता है, ये काम भी स्प्लीन के अंदर होता है। स्प्लीन के अंदर बहुत बारीक बारीक से चैनल्स होते हैं जिन्हें साइनोसॉइड्स कहते हैं। तो जब पुराने सेल्स जो हैं वो इन साइनोसॉइड से गुजरते हैं, स्प्लीन साइनोसॉइड्स, तो पुराने ब्लड सेल्स जब इन साइनोसॉइड से गुजरते हैं तो वो वहाँ पे फंस जाते हैं, और फंसने के बाद जो है वो वहाँ पे ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं वहाँ पे। और इन बारीक चैनल से गुजरने के बाद जब वो टूट जाते हैं तो वहीं पर मैक्रोफेजेस मौजूद होते हैं, जो कि बैक्टीरिया को खाने वाले सेल्स होते हैं। तो वही मैक्रोफेजेस जो हैं वो इनको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। सो दिस इज हाउ स्प्लीन जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर भी रोल प्ले करती है, इम्यूनिटी के अंदर। और दूसरा ये कि इट ऑल्सो वर्क्स टू रिमूव द ओल्ड आरबीसी, जो कि पुराने हो जाते हैं, एजेड हो जाते हैं आरबीसी, उनको रिमूव करने के अंदर भी स्प्लीन का रोल होता है। ना लिम्फेटिक सिस्टम का एक फंक्शन तो ये है कि ये सर्कुलेटरी वॉल्यूम को मेंटेन करने में रोल प्ले करता है। अगर लिम्फेटिक सिस्टम ना हो तो जो 15% फ्लूइड मसल से निकल रहा है वो 15% वापस नहीं आएगा, तो सर्कुलेटिंग वॉल्यूम कम से कम होता जाएगा। ठीक है, जिसकी वजह से आपको ब्लड प्रेशर गिरेगा तो ऑर्गन्स की परफ्यूजन नहीं हो सकेगी। और दूसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो है डिफेंस के अंदर, क्योंकि इसके अंदर लिम्फ नोड्स मौजूद होते हैं। तो लिम्फ नोड जो है उनके जरिए मसलसल चेक एंड बैलेंस रहता है, और कोई भी चीज़ डायरेक्टली जो है वो एंटर नहीं हो पाती सर्कुलेशन के अंदर, जो है वो डायरेक्टली नहीं आ पाती। जो भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है वो, या फिर जो भी एबनॉर्मल टिश्यूज है, एबनॉर्मल सेल्स है वो, तो कैंसर्स का जो है उनका स्प्रेड जो है उसको भी लिमिट कर सकता है आपका लिम्फ नोड्स। और तीसरा इंपॉर्टेंट रोल जो है वो फैट की एब्जॉर्प्शन है। अगर लिम्फेटिक्स ना हो, लिम्फेटिक सिस्टम ना हो, तो इंटेस्टाइन से फैट की एब्जॉर्प्शन जो है वो मुतासिर होगी। तो ये 3 इंपॉर्टेंट रोल हैं जो कि लिम्फेटिक सिस्टम जो है वो प्ले करता है।